मार्शल सम्राट फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। तो चलिए आज एपिसोड 271 से 280 तक सुनते हैं। मिस्टर प्रधान पहले उदय चक्रवर्ती के बगल में खड़े थे, लगातार एक मास्टर होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें दूसरे पक्ष ने हारे हुए आदमी का नाम दे दिया। उनके हाव भाव अचानक बदल गए। यार, तुम मौत की तलाश में हो, उदय चक्रवर्ती सीधे चिल्लाए। इसे सीधे नष्ट कर दो। जानता था। श्रीमान प्रधान सहमत हुए, अपने पैर हिलाए और अर्णव के पास आए। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक बिजली की गड़गड़ाहट और पूरी गति के साथ मुक्का मारा। लेकिन इससे पहले कि वो अर्णव को छू पाता, एक विशाल हथेली अचानक उसके सामने प्रकट हुई और उसके चेहरे पर तमाचा मारा। इस बार ऐसा लगा जैसे किसी ने हथौड़े से वार किया हो। मिस्टर प्रधान हवा में उछले और सड़क किनारे एक छोटे से पेड़ से जोर से टकराए, जिससे पेड़ 2 टुकड़ों में टूट गया। वो जमीन से उठे और दांत भींचकर मुंह भर खून थूक दिया। उन्होंने भयभीत भाव से अर्णव की ओर देखा। क्या तुम आध्यात्मिक गुरु हो? लेकिन अब उसके मुंह के दांत टूट चुके हैं और जब वो बोलता है तो उसे सुनाई भी नहीं देता कि वो क्या कह रहा है। उदय चक्रवर्ती हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस गुरु को उसने इतने पैसों से काम पर रखा था, वो एक थप्पड़ भी नहीं रोक पाएगा। वो कितना कमजोर था। अर्णव ने मजाक में उसकी ओर देखा और कहा, मास्टर उदय, मैं सही कह रहा हूं। आपने जिस पर इतना पैसा खर्च किया है वो बेकार है और किसी काम का नहीं है। बेटे, जरा मेरा इंतजार करो, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उदय चक्रवर्ती की बात खत्म होने के बाद उन्होंने अर्णव को तीखी नजरों से देखा, मुड़कर लोगों को ले जाने ही वाले थे। जरा रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा था? अर्णव ने अपने पैर हिलाए और भूत की तरह उसके सामने खड़ा हो गया। उदय चक्रवर्ती ने गुस्से से कहा, और क्या चाहिए तुम्हें? अर्णव ने मजाक में कहा, क्या मिस्टर उदय ने अभी नहीं कहा था कि जब तक तुम्हारे पास ताकत है तुम जब चाहो लूट सकते हो? मेरे पास अब ताकत है, इसलिए मैं लूटना चाहता हूं। चक्रवर्ती परिवार का एक प्लेबॉय होने के नाते उदय हमेशा से ही घमंडी और दबंग रहा है। पुरुषों और महिलाओं को धमकाता रहा है। वो हमेशा से अकेला रहा है जो दूसरों को धमकाता है। उसे कब धमकाया गया है? उसकी राय में अर्णव को उसे जाने देना पहले से ही एक बड़ा तोहफा था, लेकिन फिर भी दूसरे पक्ष ने उसे जाने नहीं दिया, जो कि कृतज्ञता थी। क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो? अर्णव, प्लीज ज्यादा मत बोलो। मैं चक्रवर्ती परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अर्णव ने उसके पेट में लात मारी और वो डोरी से टूटी पतंग की तरह उड़ गया। कल अदिति के खिलाफ साजिश रचने का हिसाब अभी चुका नहीं है और आज की पुरानी और नई दुश्मनी एक साथ जुड़ गई है। ये लात न सिर्फ भारी और निर्दयी थी, बल्कि इसने उसके पुरुषत्व को भी सीधे तौर पर नष्ट कर दिया। आज से ये सिर्फ एक सजावट है। इसका पेशाब करने के अलावा कोई काम नहीं है और अब ये दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। उदय जमीन से उठने की कोशिश की, अर्णव की ओर इशारा किया और चिल्लाया, इसे मार डालो, इसे मार डालो। इस समय वो इतना गुस्से में था कि उसका दिमाग खराब हो गया। ये भूल गया कि मिस्टर प्रधान, जिन्हें बहुत पैसे देकर रखा गया था, उनका भी कोई मुकाबला नहीं था, तो उनके अधीन ये साधारण अंगरक्षक उनसे बेहतर कैसे हो सकते थे? अपने मालिक का आदेश पाकर अंगरक्षकों को पता चल गया कि वे हार चुके हैं, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है, ये सभी लोग जल्द ही जमीन पर गिर पड़े। अर्णव ने मामले को अपने हाथों में लिया, आगे बढ़ा और उदय की कार का दरवाजा खोला, अंदर रखी सभी जेड बांसुरी और अन्य सामान निकाला और उन्हें अपनी कार में फेंक दिया। चले जाओ, अगली बार मुझे फिर कभी मत देखना। यह कहकर वो जिया को कार में ले गया और पगानी तेजी से रात में गायब हो गया। बेवकूफ, कमीना। उदय जमीन से उठ खड़ा हुआ। वो इतना गुस्से में था कि पागल हो रहा था। उसने मिस्टर प्रधान की ओर इशारा किया और गाली दी, तुम्हें यहां बुलाने के लिए मैंने 10 लाख खर्च किए। तुमने क्या किया? तुम उसे मुझे थप्पड़ मारने से भी नहीं रोक सकते। मुझमें इतनी हिम्मत है कि मैं कह सकूं कि तुमने मुझे असल में एक अध्यात्म स्तर के योद्धा से निपटने के लिए कहा था। क्या ये झूठ नहीं है? मिस्टर प्रधान थोड़ी देर के लिए डर गए, लेकिन शुक्र है कि अर्णव को उनकी परवाह नहीं थी, वरना उनकी जान नहीं बचती। ये सोचकर
उन्होंने उदय के पेट के निचले हिस्से में भी लात मारी, जिससे उदय फिर से हवा में उछल गया। वो लगभग जमीन पर गिर गया। इस लात के बाद मिस्टर प्रधान वहां से चले गए। वो सिर्फ चक्रवर्ती परिवार द्वारा आमंत्रित एक योद्धा है, उनका गुलाम नहीं। सबसे बुरा तो यही होगा कि वो फिर कभी राजगढ़ शहर न आए। बेवकूफ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रात के आसमान में सिर्फ उदय की गुस्से भरी और बेमन वाली दहाड़ रह गई थी। अर्णव ने जिया को घर भेज दिया और फिर वापस विल्ला की ओर चला गया। आज की नीलामी बहुत सफल रही, जिससे उसका मूड बहुत अच्छा हो गया और वो दरवाजे से अंदर जाते हुए एक छोटी सी धुन गुनगुनाता रहा। तुम इतनी खुश किस बात पर हो? सानवी और अदिति लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। उसने इन दिनों अर्णव के घर रहने की योजना बनाई थी। बेशक वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को जाने नहीं देगी और अदिति को अपने पास खींच लिया। मैं आज एक नीलामी में गई थी और 2 अच्छी चीजें सस्ते दामों पर खरीदी। बेशक मैं खुश हूं, अर्णव ने कहा और उन दोनों के सामने बैठ गई। ये कौन सी अच्छी चीज है? क्या ये चाकू है? इसे जल्दी से मेरे पास लाओ। सानवी ने उत्साह से ड्रैगन टूथ अपने हाथ में पकड़ लिया। अर्णव ने चाकू उसे देते हुए चेतावनी दी, सावधान, ये एक कीमती चाकू है, बहुत तेज है, खुद को चोट मत पहुंचाना। क्या ये सिर्फ एक चाकू नहीं है? इसमें इतनी खासियत क्या है? सानवी ने अपने होंठ सिकोड़े और ड्रैगन टूथ निकाल लिया। हालांकि वो कोई योद्धा नहीं थी, फिर भी वो चाकू की तीक्ष्णता महसूस कर सकती थी। ये अच्छा लग रहा है। क्या ये लंबाई तरबूज काटने के लिए सही है? अच्छा। अर्णव एक पानी का एक घूंट अंदर लिया था और उसकी बातें सुनते ही उसका गला लगभग घुट गया। मैंने जो तलवार 1,60,00,000 में खरीदी थी, क्या तुम उससे तरबूज काटना चाहते हो? क्या 1,60,00,000? अदिति ने अभी अभी ड्रैगन टूथ हाथ में लिया था और कीमत सुनते ही चाकू लगभग जमीन पर गिर गया। सानवी भी चिल्लाई, 1,60,00,000 में एक चाकू मिलता है, क्या तुम इसे सस्ता सौदा कह रहे हो? अर्णव ने कहा, बेशक कोई मुझे नीलामी में 20 करोड़ देना चाहता था, लेकिन मैंने उसे बेचा ही नहीं। सानवी ने मुंह खोला और कहा, अगर कोई 20 करोड़ में चाकू खरीदना चाहता है तो क्या वो पागल है? और तुम इसे बेच क्यों नहीं देते? अर्णव ने हाथ बढ़ाकर ड्रैगन टूथ वापस ले लिया। तुम्हें क्या पता, ये एक कीमती तलवार है। सानवी ने होंठ सिकोड़े, क्या ये सिर्फ एक टूटा हुआ चाकू नहीं है? चाहे ये कितना भी अच्छा हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तुम सच में नासमझ हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक अनमोल तलवार क्या होती है। अर्णव ने कॉफी टेबल से एक फल काटने वाला चाकू उठाते हुए कहा। यह फल काटने वाला चाकू भी विदेश से आयातित था। यह बढ़िया स्टील से बना था और मजबूत और तेज दोनों था। उसने एक हाथ में फल काटने वाला चाकू पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से ड्रैगन टूथ को हिलाते हुए फल काटने वाले चाकू के ब्लेड पर वार किया। डिंग! दोनों चाकू आपस में टकराए। बस हल्की सी आवाज हुई। ड्रैगन टूथ ने फल काटने वाले चाकू को टोफू काटने की तरह आधा काट दिया। ये तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। अगर सानवी ने उस फल काटने वाले चाकू से फल छीलने के लिए इस्तेमाल न किया होता, मुझे सचमुच लगा कि ये लोगों को धोखा देने के लिए एक बनावटी कहानी है। अदिति ने कहा, पता चला कि लोहे को मिट्टी की तरह काटने वाली वो पौराणिक तलवार सच है। वाकई एक बहुत ही कीमती तलवार है। ये न सिर्फ मिट्टी की तरह दूसरे को काट सकती है, बल्कि मेरे ड्रैगन टूथ भी अविनाशी है। 2 ऐसे लोग जो मार्शल आर्ट नहीं समझते थे। अर्णव उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था और बस ड्रैगन के दांत हटा दिए। सानवी ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, और क्या खजाने हैं? और ये वाला, इसकी कीमत मुझे कुल 5 करोड़ पड़ी। अर्णव ने कहा और 1000 साल पुराने जिनसिंग वाला लकड़ी का डिब्बा उसे दे दिया। सानवी ने उसे लिया और खोला। उसने आवाज की और फिर डिब्बे को बंद कर दिया। क्या हुआ सानवी? अदिति ने डिब्बा लिया और उसे खोला। उसके गाल तुरंत लाल हो गए और उसने नखरे से कहा, तुमने इस तरह की चीज खरीदने के लिए 5 करोड़ खर्च किए? अर्णव ने जल्दी से समझाया, ये अच्छी चीज है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं। सानवी ने कहा, अरे बुरे आदमी, तुमने ये चीज खरीदी क्यों? क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? अर्णव ने कहा, मुझे क्या हुआ है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे कोई समस्या है? सानवी के गाल इतने लाल हो गए थे कि मानो उनमें से खून बह रहा हो। अगर कल रात मानस महाजन का फोन न आया होता तो दोनों ने आखिरी कदम उठा लिया होता। इसलिए वो अच्छी तरह जानती थी कि अर्णव को कोई समस्या है या नहीं। अर्णव ने अदिति को फिर से चिढ़ाया, अगर सानवी को यह बात नहीं पता तो कोई बात नहीं। डॉक्टर वैद्यराज फार्मास्यूटिकल की जनरल मैनेजर होने के नाते तुम्हें भी ये बात नहीं पता। तुम इतना अच्छा काम कैसे कर सकती हो? मुझे ये बात क्यों पता होनी चाहिए? अदिति को जाहिर तौर पर उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आया और उसके गाल और भी लाल हो गए। अर्णव ने डिब्बा खोला, जिनसिंग हाथ में लिया और कहा, ध्यान से देखो, ये जिनसिंग है, हजारों साल पुराना जिनसिंग। क्या ये सचमुच जिनसिंग है? सानवी ने गौर से देखा और ऐसा लगा कि ये असल में वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। फिर भी जब उसने यांग जिनसिंग हाथ में लिया तो उसका दिल अभी भी गर्म था।
उसे लगा कि ये चीज अजीब है। अदिति ने शर्माते हुए पूछा, ये जिनसिंग ऐसा क्यों दिखता है? अर्णव ने कहा, ये कोरिया का सबसे प्रसिद्ध जिनसिंग है। ये ऐसा आकार तभी ले सकता है जब ये 1000 साल से ज्यादा पुराना हो। नहीं, मैं ऑनलाइन जांच करूंगा। मुझे लगता है कि तुम ही हमसे झूठ बोल रही हो। ये गाजर से बना कोई मजाक होगा। सानवी ने बोलते हुए अपना फोन निकाला और इंटरनेट पर यांग जिनसिंग के बारे में जानकारी ढूंढने लगी। अरे, सच में एक अजीब सा जिनसिंग है। जल्द ही सानवी को यांग जिनसिंग के बारे में जानकारी मिल गई। फिर वो चिल्लाई, अर्णव, नीलामी में तुम्हारे द्वारा यांग जिनसिंग खरीदने की खबर अब खबरों में है और कई वेबसाइटों पर दोबारा छपी है। इतनी जल्दी? अर्णव ने थोड़ा मुंह बनाया। हालांकि नीलामी में उसकी और जिया की भागीदारी को गुप्त नहीं रखा गया था, लेकिन ये इतनी जल्दी इतनी लोकप्रिय तो नहीं होगी, है ना? अदिति आया और सानवी के साथ अपने मोबाइल फोन पर समाचार और कई आकर्षक पोस्ट देखने लगा। अर्णव, पोस्ट में लिखा है कि तुम्हारे पास 1000 साल पुराना जिनसिंग है और ये कई अंदरूनी चोटों का भी इलाज कर सकता है। क्या ये सच है? अर्णव, किसी और ने आपकी निजी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। किसी कारण से अर्णव को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना फोन उठाया और देखा तो पाया कि उसकी बोली प्रक्रिया और निजी जानकारी उस पर साफ साफ दर्ज थी। साथ ही यांग जिनसिंग के विभिन्न रूपों और गुणों का भी विस्तृत परिचय दिया गया है। ये पुरुषों को तरोताजा कर सकता है और कई आंतरिक चोटों का इलाज कर सकता है, लेकिन ये मृतकों को मुश्किल से ही पुनर्जीवित कर सकता है। उसके हाव भाव देखकर सानवी ने पूछा, अर्णव, क्या कुछ गड़बड़ है? अर्णव ने भौहें चढ़ाई, कुछ देर सोचा और कहा, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है, जानबूझकर मेरे और प्राचीन चिकित्सा उद्यान के बीच उत्तेजना पैदा करने की कोशिश की है। अदिति ने सिर हिलाया और कहा, नीलामी अभी अभी समाप्त हुई है और इंटरनेट पर इतनी जल्दी इतने सारे पुनर्मुद्रण आ गए हैं। ऐसा लगता है कि जल्द ही इसकी बहुत ज्यादा खोज होगी। कोई जानबूझकर इसे आगे बढ़ा रहा होगा। सानवी ने कुछ उलझन में कहा, यह व्यक्ति कौन है? ऐसा करने का उसका क्या उद्देश्य है? क्या वो प्राचीन चिकित्सा उद्यान और आपके लिए मुफ्त में विज्ञापन कर रहा है? अर्णव ने कहा, अभी यह स्पष्ट नहीं है। अदिति ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि नीलामी घर आपकी घटना का इस्तेमाल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने और अपना विज्ञापन करने के लिए करना चाहता हो? अर्णव ने अपना सिर हिलाया। उत्तरी ट्रेजर स्टोर उच्च वर्ग का रास्ता अपनाता है और उसे विज्ञापन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा कई बार वे जिन वस्तुओं की नीलामी करते हैं वे जनता को दिखाई नहीं देती और वे ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते। किसी कारण से उसे हमेशा इससे साजिश का आभास होता था। सानवी ने कहा, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो अभी इसके बारे में मत सोचो। वैसे भी इस समय इसमें कोई बुराई नहीं है। अर्णव ने कुछ देर सोचा, फिर अपना मोबाइल फोन निकाला और जिया का नंबर डायल किया। कृपया मुझे पता लगाने में मदद करें कि इस जिनसिंग को नीलामी के लिए किसने रखा है। हालांकि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो जाहिर है इस मामले की जांच होनी चाहिए। अगले दिन सब कुछ सामान्य रहा। सानवी और अदिति डॉक्टर वैद्यराज फार्मास्यूटिकल के यहां काम पर चले गए और वो इलाज के लिए प्राचीन चिकित्सा उद्यान गए। अपने उद्घाटन के बाद से प्राचीन चिकित्सा उद्यान का व्यवसाय दिन प्रतिदिन फल फूल रहा है। हालांकि मुफ्त क्लिनिकों की मुफ्त अवधि बीत चुकी है, फिर भी डॉक्टर से मिलने आने वाले मरीजों की संख्या पहले से कई गुना ज्यादा है और दरवाजा भरा हुआ है। इतने सारे मरीजों को देखकर उन्हें लगा कि उन्हें कुछ उपाय करने चाहिए और उनका इलाज अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखना चाहिए, वरना देवता भी इतने सारे मरीजों को नहीं देख पाएंगे। मैं थोड़ा बेहतर हूं। आखिरकार मैं एक योद्धा हूं। लेकिन भाई अखिल और मिस्टर आदित्य अलग है। उनका शरीर एक दिन में बहुत सारे मरीजों को देखने में असमर्थ है और देरसवेर वे थककर गिर पड़ेंगे। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद उन्होंने कई लोगों को इस विचार के बारे में बताया और सभी ने सहमति में सिर हिलाया। अंत में कई लोगों ने आज से चिकित्सा उपचार नंबर जारी करने का फैसला किया। मिस्टर अखिल, शिव और मिस्टर रोजाना 50 मरीजों को देखेंगे और आरव रोजाना 100 मरीजों को देखेंगे। खबर प्रकाशित होने के बाद हालांकि कई लोगों को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वे बहुत समझदार भी थे। आखिरकार डॉक्टर भी इंसान है और उन्हें भी खाना और आराम चाहिए। समय, रौनव और अन्य लोगों ने आज की नंबर प्लेटें बांटने में मदद की। जिन लोगों को नंबर प्लेटें नहीं मिली वे वापस चले गए और चिकित्सा केंद्र का मुख्य द्वार अचानक शांत हो गया। जब चिकित्सा शुरू हुई तो सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। अर्णव मरीज के इलाज पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अचानक भीड़ के पीछे से शोर मच गया और 4-5 लोग जो आकर्षक कपड़े पहने थे अंदर घुस आए। नेता एक लंबी महिला थी जिसकी चोटी थी और उसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। वो वीर और सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अहंकारी भाव था। तुम लोग क्या करना चाहते हो? चिकित्सा उपचार के लिए लाइन में लगना। लाइन बाधित हो गई और डॉक्टर से मिलने का इंतजार कर रहे मरीजों ने अपनी निंदा व्यक्त की, लेकिन लोगों ने उसकी बात अनसुनी कर दी
और सीधे आगे की ओर दौड़ पड़े। युवा और ऊर्जावान सिर्फ खड़े हुए और बोले, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे कोई नियम है? डॉक्टर के पास जाकर लाइन में लग जाओ। पोनीटेल वाली महिला ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम अर्णव हो? सिर्फ असंतुष्ट होकर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे मास्टर का नाम जो चाहो पुकार सकते हो। चूंकि तुम अर्णव नहीं हो, इसलिए तुम्हें मुझसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। महिला ने उनकी बात पर ध्यान देना बंद कर दिया और ऊंची आवाज में सबको चिल्लाकर कहा, अर्णव कौन है? 1000 साल पुराना जिनसिंग जल्दी से निकालो। सिर्फ गुस्से से बोले, क्या तुम, एक महिला, कोई नियम रखती हो? क्या तुम में कोई गुण है? यह प्राचीन चिकित्सा उद्यान है जहां लोगों का इलाज होता है। यहां चिल्लाने और हंगामा करने का क्या मतलब है? बातें करते हुए जब वो आगे बढ़कर कुछ लोगों को बाहर निकालने ही वाला था कि चोटी वाली औरत ने घुरघुराहट की और हाथ उठाकर उसे छाती पर धकेल दिया। यह क्षण सामान्य लग रहा था, लेकिन सिर्फ को एक के बाद एक 7-8 कदम पीछे धकेला गया। अगर टाइम ने उसे समय पर नहीं पकड़ा होता तो वो इस बार गिर जाता। वो तुरंत भड़क गया। तुम, एक औरत, किसी को कैसे धक्का दे सकती हो? तुम्हें धक्का देने का क्या हुआ? चोटी वाली औरत ने घमंड से कहा, अगर तुम चिल्लाते रहे तो मानो या ना मानो, मैं तुम्हें पीट दूंगी। ईसा बराल, ज्यादा दूर मत जाओ। समय और कई अन्य लोगों ने शोर सुना और दौड़कर वहां पहुंचे। वो इस महिला को जानता था, ईसा बराल, जो राजगढ़ सिटी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की सदस्य और फेमस मार्शल आर्ट जिम के शक्तिमान बराल की बेटी है। हालांकि ये लोग बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अतीत में जब भी वे उससे मिलते थे तो हमेशा रास्ता बदल लेते थे। आखिरकार ये महिला बहुत कुशल है और उसकी अच्छी पृष्ठभूमि है। उसके पिता शक्तिमान बराल, फेमस मार्शल आर्ट जिम के मालिक और मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के भावी अध्यक्ष के मुख्य शिष्य हैं। ईसा बराल नाम की महिला ने उनकी ओर देखा और तिरस्कार पूर्वक कहा, तुम अनपढ़ लोग असल में यहां हो। ऐसा लगता है कि यह कोई चिकित्सा केंद्र नहीं है। रौनव ने कहा, ईसा बराल, कृपया असभ्य मत बनो। यह मास्टर अर्णव का क्षेत्र है। जुनैद का गुस्सा भड़क गया और वो चिल्लाया, अगर तुम यहां फिर से चिल्लाए तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तुम हारे हुए लोग मुझे बाहर निकालने की हिम्मत कर रहे हो। ईसा बराल घमंड से चिल्लाया, यहां से जल्दी निकल जाओ। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हें भी पीटूंगा। जुनैद का ईसा बराल से ज्यादा संपर्क नहीं था और वो नहीं जानता था कि यह महिला कितनी शक्तिशाली है। इसलिए वो आगे बढ़ा और बोला, यहां से जल्दी निकल जाओ। जाओ मर जाओ। ईसा बराल ने जुनैद की छाती पर मुक्का मारा। उसकी नजर में उसके सामने खड़े ये सभी लोग बिना किसी योग्यता वाले प्लेबॉय थे, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। जुनैद, जिसकी साधना पिछले कुछ दिनों में अर्णव के मार्गदर्शन में तेजी से निखर रही थी, मुक्का छोड़ने के लिए थोड़ा सा बगल की ओर मुड़ा। उसी समय उसने विनम्रता दिखाना बंद कर दिया और उसे पीछे से लात मारी। अरे, कोई आश्चर्य नहीं कि जिसने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की उसने वास्तव में कुछ गुर सीखे हैं। ईसा बराल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन तुम अभी बहुत दूर हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली मार्शल आर्ट क्या होती है। यह कहकर उसने हाथ बढ़ाकर जुनैद का टखना जोर से पकड़ लिया, फिर एक जोरदार लात मारी और उसके पेट पर जोर से लात मारी। लंबा जुनैद सीधा उड़ गया। ईसा, तुम बहुत आगे निकल गए। समय जोर से चिल्लाया और रौनव और अन्य लोगों के साथ दौड़ा। ईसा बराल के होठों पर तिरस्कार का भाव था। तुम मुझे क्यों भगाना चाहते हो? अगर तुम 3 पैरों वाली बिल्ली की तरह कुछ करतब भी सीख लो तो भी तुम बेकार ही रहोगी। यह कहकर वो अपने आगे के लोगों पर अकेले ही, बिना पीछे खड़े अपने साथियों से मदद मांगे, हमला करने लगी। हालांकि रौनव बालानी और अन्य लोग संख्या में भयंकर और शक्तिशाली थे, फिर भी साधना के मामले में वे इस महिला से कई स्तर पीछे थे। समय भाटिया आगे की ओर दौड़ी, लेकिन ईसा बराल ने उसके पेट में लात मारी और वो उड़ गई। रौनव बालानी उसके पीछे पीछे आई और उसने उसका कंधा पकड़ लिया। जब उसने खींचा और ढीला किया तो उसे एक क्लिक की आवाज सुनाई दी और उसका हाथ उखड़ गया। बाकी लोगों के साथ भी यही हुआ। उनमें से कोई भी हिल नहीं सका और वे सब पल भर में जमीन पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों को इस महिला के इतने उग्र होने की उम्मीद नहीं थी और वे सब नुकसान पहुंचने के डर से दोनों तरफ हट गए। बेकार। ईसा बराल ने कुछ लोगों को घमंडी नजरों से देखा और फिर चिल्लाया, अर्णव, जल्दी बाहर आओ वरना मैं तुम्हारा क्लिनिक तोड़ दूंगा। इस समय अर्णव ने अभी अभी एक मरीज का इलाज खत्म किया था। उसने अपना पेन नीचे रखा और आगे बढ़ा। रौनव बालानी के पास जाकर उसने हाथ बढ़ाकर हल्के से उसके कंधे को छुआ। एक क्लिक की आवाज सुनकर उसकी उखड़ी हुई बाह तुरंत अपने आप ठीक हो गई। रौनव बालानी दर्द से मुस्कुरा रही थी और जल्दी से बोली, शुक्रिया मास्टर, ये औरत वाकई बहुत घिनौनी है। ईसा बराल के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने अभी जो तरीका अपनाया था उसे एक अनोखी तकनीक कहा जा सकता है। आम लोग उखड़ी हुई बाह को ठीक नहीं कर सकते। अगर वो खुद भी कोई कदम उठाता
तो भी वो इतनी आसानी से ऐसा नहीं कर पाता। फिर भी उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। वो बस एक छोटा डॉक्टर था, मिस ईसा के ध्यान के लायक नहीं। क्या आप अर्णव हैं? उसने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ पूछा। हाँ, मैं ही हूं। क्या आपके हाथ में 1000 साल पुराना जिनसेंग है? आप सही कह रहे हैं, मेरे पास ऐसा ही एक पौधा है। इस महिला के हंगामा मचाने के बाद अर्णव को कुछ हद तक समझ आ गया कि कल रात कोई व्यक्ति 1000 साल पुराना जिनसेंग मिलने की बात को बढ़ा चढ़ाकर क्यों बता रहा था। इसका कारण प्राचीन चिकित्सा उद्यान का विज्ञापन करना नहीं, बल्कि खुद के लिए मुसीबत खड़ी करना था। ईसा बराल ने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ कहा, वाह, कृपया जल्दी से जिनसेंग दे दीजिए, इसकी मुझे जरूरत है। अर्णव के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभरा। आपको कहां से पता चला कि मेरे हाथ में 1000 साल पुराना जिनसेंग है? ईसा बराल ने कहा, क्या यह कहने की जरूरत है? अब इंटरनेट पर यह खबर छाई हुई है कि आपने 1000 साल पुराने जिनसेंग की तस्वीर खींची है और ये कई वेबसाइटों की सुर्खियां बन गई है। चूंकि आपने खबर पढ़ ली है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह 1000 साल पुराना जिनसेंग का पेड़ मेरा है। मैंने इसे पाने के लिए 5 करोड़ खर्च किए और तुम इसे मुफ्त में मांगने के लिए मुंह खोला। मैं इसे आपको क्यों दूं? मैं ईसा बराल के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और फिर उन्होंने गर्व से कहा, क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपका जिनसेंग मेरे काम का है? कृपया इसे जल्द से जल्द मुझे दे दीजिए। अर्णव ने कहा, अगर मैं न दूं तो क्या होगा? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ईसा बराल ने अपने बगल में बैठे लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे नाराज मत करो, वरना ये तुम्हारी किस्मत बन जाएंगे। मुझे इस जिनसेंग की जरूरत है और इत्तेफाक से तुम्हारे पास है। इसका मतलब है कि मेरे और इस जिनसेंग के बीच एक नियति है। चूंकि तुम मेरे लिए बने हो तो ये मेरा जिनसेंग है, तुम इसे मुझे क्यों नहीं दे देते? ठीक है, ये बात बिल्कुल सही लगती है। अर्णव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, मेरे हाथ में थोड़ी खुजली हो रही है और तुम्हारा चेहरा मेरे ठीक सामने है, जिससे पता चलता है कि हम किस्मत में हैं। यह कहकर उसने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना तेज था कि ईसा बराल बिना किसी प्रतिक्रिया के थप्पड़ से दूर उठ गई। किसी को मारने के बाद अर्णव ने अपनी हथेलियों की ओर देखा और मजाक में कहा, यह वाकई एक किस्मत वाला चेहरा है। जब आप किसी को मारते हैं तो आवाज आती है और अच्छा लगता है। साले, मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ईसा बराल इतनी गुस्से में थी कि इतने सालों में किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी आंखें धुंधली हो गई और फिर उसके चेहरे पर तेज दर्द हुआ और उसे फिर से जोर से थप्पड़ मारा गया। अर्णव ने व्यंग्य किया, क्या तुम्हें मुझे इस तरह की बात फिर से साबित करने की जरूरत है? एक छोटा अंतिम चरण का नश्वर स्तर का योद्धा उसके पास आकर उसे परेशान करने की हिम्मत कर रहा था और उसे सचमुच लगा कि दूसरे पक्ष को कोई रंग दिए बिना उसे धमकाना आसान है। ईसा बराल फिर जमीन से उठी, अर्णव को घूरा और बोली, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। तुम्हें नहीं पता कि आसमान कितना ऊंचा है। जैसे ही उसने ये बात कही, उसके अंदर से एक भयंकर आभा निकली जो किसी तूफानी समुद्र की तरह उमड़ पड़ी, जिससे उसके बगल में खड़े कई लोग पीछे हट गए। अर्णव, आज तुम बड़ी मुसीबत में हो। जल्दी करो और 1000 साल पुराना यांग जिनसेंग सौंप दो और फिर एक हाथ क्षतविक्षत कर दो। मैं तुम्हें जाने देने पर विचार कर सकता हूं, वरना मैं सीधे तुम्हें अपंग कर दूंगा और फिर तुम्हारे प्राचीन चिकित्सा उद्यान को ध्वस्त कर दूंगा। उसके पीछे खड़े कई लोगों को भी होश आया और वे ईशा के पास खड़े हो गए, अपनी बाहें और आस्तीनें चढ़ाकर, अगर वे असहमत होते तो कार्रवाई करने के लिए तैयार। अर्णव ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और ठंडे स्वर में कहा, एक योद्धा के रूप में कमजोरों को धमकाना और दूसरों का पैसा हड़पना अनैतिक है। अगर तुम्हारी साधना का स्तर ऊंचा नहीं है, लेकिन तुम हर बात पर अहंकारी हो, तो तुम अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंक रहे हो। अगर तुम प्राचीन चिकित्सा उद्यान में परेशानी खड़ी करने और मेरी गरिमा को चुनौती देने जाते हो, तो तुम मौत की तलाश में हो। वो आगे बढ़ा, ईसा बराल को कठोर निगाहों से देखा और बोला, हालांकि प्राचीन चिकित्सा उद्यान मार्शल आर्ट के लिए कोई पवित्र स्थान नहीं है, लेकिन ये ऐसी जगह तो बिल्कुल भी नहीं है जहां तुम जैसे कुत्ते बिल्लियां बेकाबू होकर घूम सके। अब बाहर निकलने में बहुत देर हो चुकी है, वरना तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। क्या सिर्फ तुम ही हो जो मुझे पछताने पर मजबूर कर रही हो? 1000 साल पुराना जिनसेंग जल्दी से सौंप दो, वरना तुम बेकार हो जाओगी। ईसा बराल अभी भी घमंडी लग रही थी। हालांकि उसे अभी अभी लगातार 2 थप्पड़ पड़े थे और उसके गाल सूज गए थे, लेकिन उसकी राय में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सावधान नहीं थी और यह दूसरे पक्ष द्वारा किया गया एक छुपकर किया गया हमला था। अगर असली लड़ाई होती तो उसके सामने खड़ा सुंदर लड़का निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। अपनी क्षमताओं को ज्यादा मत आंको। अर्णव बकवास करने में बहुत आलसी थी और फिर उसने उसे एक और जोरदार थप्पड़ मारा। ऐसी औरत जो अपनी क्षमताओं से अनजान है, उसे बस धुआं दे दो। इस बार ईसा बराल ने बहुत सावधानी बरती, पूरी ताकत से और ध्यान लगाकर, लेकिन फिर भी वो थप्पड़ को रोक नहीं पाई और उसे फिर से थप्पड़ मारा गया।
उसने पहले तो अविश्वास से देखा, फिर गुस्से से भर गई और अर्णव के चेहरे पर जोर से लात मारी। ये लात इतनी शक्तिशाली और भारी थी, जिसमें तेज हवा की आवाज थी कि ये स्टील के पाइप को भी तोड़ सकती थी। अर्णव वहीं स्थिर खड़ी रही, मानो कोई सीधा भाला चला हो। ईसा बराल के पैर को अपने सामने लात मारते देख उसने अचानक घूंसा मारा और ईसा बराल के तलवे पर जोर से मारा। आमतौर पर जब तक खेती में बहुत बड़ा अंतर न हो, तब तक बाजुओं की ताकत लकड़ियों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अर्णव को अपने पैर पर मुक्का मारते देख उसके चेहरे पर एक भयंकर भाव उभर आया। उसकी राय में उसके सामने खड़ा सुंदर लड़का मर चुका था। उसकी मुट्ठियां और तलवे आपस में टकराए और एक जोरदार धमाका हुआ। अर्णव अभी भी भाले की तरह वही खड़ा था, मानो उसके पैरों के नीचे जड़े हों। लेकिन ईसा बराल तोप के गोले की तरह था, जो 10 मीटर दूर उड़कर दरवाजे पर एक बड़े पेड़ से टकराया। यह प्रहार इतना जोरदार था कि पेड़, जो एक इंसान जितना मोटा था, बाएं दाएं हिल गया और पत्तियां धड़ाम से जमीन पर गिर गई। इस समय ईशा को ऐसा लगा जैसे उसके दाहिने पैर पर किसी बड़े हथौड़े से प्रहार किया गया हो। इस समय वो इतनी सुन्न हो गई थी कि उसे होश ही नहीं रहा और उसके लिए खड़ा होना बेहद मुश्किल हो गया। अब उसे आखिरकार समझ आ गया कि दूसरे पक्ष का साधना स्तर उससे कहीं ज्यादा ऊंचा है और वो उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती। हालांकि अर्णव ने शांति से काम लिया और उसके चेहरे पर गुस्से का जरा भी भाव नहीं था। फिर भी ईसा बराल को एक ऐसा डर महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुमने मुझे छूने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरे पिता शक्तिमान बराल हैं, जो फेमस मार्शल आर्ट जिम से हैं, और मेरे गुरु राजीव चहल हैं, जो राजगढ़ मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अगर तुमने मुझ पर उंगली उठाने की भी हिम्मत की तो वे तुम्हें मार डालेंगे। वो इस तरह चिल्ला रही थी। वो पूरी तरह गुस्से में थी और उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। अब उसे इसका पछतावा भी हो रहा है। खबर मिलने के बाद उसे यहां जल्दी नहीं आना चाहिए था। उसके सामने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे वो उलझ सके। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी हिम्मत है या नहीं? अर्णव ने धीरे से अपना दाहिना पैर उठाया और ईसा बराल की पिंडली के सामने रख दिया। उसने सचमुच हिम्मत की। हालांकि अर्णव शांत दिख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। फिर भी ईसा बराल ने उसकी आंखों में जानलेवा आभा को गहराई से महसूस किया और मन ही मन ऐसा जवाब दिया, मास्टर अर्णव। रौनव बालानी दौड़कर किनारे से आई और अर्णव के कान में फुसफुसाई, इसके पिता शक्तिमान बराल अंतिम नश्वर स्तर के मास्टर हैं। मेरे दादाजी के साथ उनकी पहले कभी नहीं बनती थी, कभी नहीं। इसके अलावा इसके एक गुरु भी है, राजीव चहल, जो राजगढ़ शहर के नंबर 1 गुरु माने जाते हैं। उन्होंने कई साल पहले आध्यात्मिक स्तर में प्रवेश लिया है। अगर हमने सचमुच इस औरत को छुआ तो हम पूरे राजगढ़ शहर मार्शल आर्ट एसोसिएशन को अपना दुश्मन बना लेंगे और हम इसके परिणाम नहीं भुगत सकते। बस फिर मैं इसके पैर नहीं तोड़ूंगा। अर्णव ने रौनव बालानी की सलाह मान ली और अपना उठा हुआ दाहिना पैर नीचे कर लिया। अपने सामने का दृश्य देखकर ईसा बराल का आत्मविश्वास तुरंत लौट आया और वो चिल्लाई, बेटे, तुम राजगढ़ मार्शल आर्ट एसोसिएशन को नाराज नहीं कर सकते। 1000 साल पुराना जिनसेंग जल्द से जल्द सौंप दो, वरना आज ही मर जाओगे। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अर्णव ने अपने पैर का अंगूठा हिलाकर सीधे उसके पेट को छू लिया। ईसा बराल अभी भी गुस्से से चिल्ला रही थी, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे उसका ऊर्जा कोष रिस रहा है और सारी शुद्ध ऊर्जा पल भर में गायब हो गई। अब वो अचानक घबरा गई। अगर किसी योद्धा के पास ऊर्जा कोष और आंतरिक ऊर्जा न हो तो क्या वह योद्धा ही रहेगा? साले, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरे साथ क्या किया? ईसा बराल पागलों की तरह चिल्लाई। अगर तुम एक साधारण व्यक्ति होते तो मैं तुम्हारे पैर नष्ट कर देता, लेकिन तुम मार्शल आर्ट एसोसिएशन के सदस्य हो और तुम में न तो कोई नैतिक गुण है और न ही कोई प्रतिभा। तुम्हारे जैसे लोग योद्धा बनने के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हारा ऊर्जा कोष नष्ट कर दिया। इस जीवन में तुम अब और साधना नहीं कर पाओगे और न ही दूसरों को धमका पाओगे। अर्णव, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। मैं तुमसे युद्ध करूंगा। पहले ही ईसा बराल ने उठने की पूरी कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी ऊर्जा खत्म हो गई और उसका शरीर बेहद बेचैन हो गया। वो बस कुछ कदम चली और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। कई साथी उसे उठाने के लिए दौड़े और डरी हुई आंखों से अर्णव को देखते रहे। अप्रत्याशित रूप से छोटे से चिकित्सा केंद्र में एक ऐसा गुरु छिपा है जो अपने हमले से प्रतिद्वंद्वी के साधना स्तर को नष्ट कर सकता है। इस तरह का व्यक्ति वास्तव में भयानक होता है। ईसा बराल पागल भाव से चिल्लाई, बस मेरा इंतजार करो। मेरे पिता तुम्हें जाने नहीं देंगे और मेरे मास्टर भी तुम्हें जाने नहीं देंगे। अर्णव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें भी योग्य होना चाहिए। उत्तराधिकारी के रूप में वो अब अध्यात्म स्तर के मध्य चरण में है और उसी स्तर पर अजय है। इसके अलावा वो एक जादूगर भी है। अगर वो उसे सचमुच नाराज कर दे
तो राजगढ़ मार्शल आर्ट एसोसिएशन भी उसकी ओर देखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। रुको, मेरा इंतजार करो। ईसा बराल चिल्लाया और जाने ही वाला था कि तभी इंजनों की गर्जना हुई और 7-8 कारें प्राचीन चिकित्सा उद्यान के सामने आ गई। कार का दरवाजा खुला और एक पुरुष और एक महिला बाहर निकले। वो महिला ओंकार परमार की पत्नी बैसाखी थी। वो पुरुष लगभग 50 वर्ष का था और शक्तिशाली कपड़े पहने हुए था। हालांकि वो शक्तिशाली नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक शक्तिशाली आभा थी। वो शक्तिमान बराल था, फेमस मार्शल आर्ट जिम का मालिक। पता चला कि बैसाखी द्वारा सानवी को शर्मा ग्रुप से निकाले हुए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन हार मानने के बजाय अर्णव ने जरा सी भी हरकत नहीं की। धीरे धीरे समय बीतता देख और 10वां दिन अगला दिन होने वाला था। वो हताश होकर फेमस मार्शल आर्ट जिम गई और शक्तिमान बराल को काम पर रखने के लिए ढेर सारा पैसा दिया, इस उम्मीद में कि शक्तिमान बराल के कौशल अर्णव को दबा देंगे। शक्तिमान बराल ने सुना था कि दूसरा पक्ष बस एक युवा डॉक्टर है, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वो बैसाखी के पीछे प्राचीन चिकित्सा उद्यान चलाया। यहां पहुंचते ही उसने अप्रत्याशित रूप से अपनी बेटी को देखा। ईशा, तुम्हें क्या हुआ है? शक्तिमान बराल को तुरंत आभास हो गया कि ईसा बराल के साथ कुछ गड़बड़ है। मैंने सुना है कि प्राचीन चिकित्सा उद्यान में 1000 साल पुराना जिनसिंग है, इसलिए मैं अपने मास्टर की चोट का इलाज करने के लिए उसे लेने आया था। लेकिन इस कमीने ने न केवल मुझे उसे देने से इनकार कर दिया, बल्कि मेरी साधना भी नष्ट कर दी। ईसा बराल ने पीछे मुड़कर अर्णव की ओर इशारा किया और उग्र स्वर में कहा, क्या? शक्तिमान बराल अचानक जानलेवा हो गया। एक योद्धा के लिए सबसे जरूरी चीज उसका ऊर्जा कोश होता है। एक बार उसका ऊर्जा कोश नष्ट हो जाए तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। उसने अर्णव को जानलेवा नजरों से देखा और कहा, बेटे, अगर तुमने इस शक्तिमान बराल की बेटी को छूने की हिम्मत की तो तुम्हें आज ही मरना होगा। अर्णव ने कहा, तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैंने उसकी साधना क्यों समाप्त कर दी? शक्तिमान बराल ने उग्र स्वर में कहा, चाहे जो भी कारण हो, योद्धाओं का हमेशा बलवानों द्वारा सम्मान किया जाता है। जब तक तुम मेरी बेटी शक्तिमान बराल को छूते रहोगे तब तक तुम मर जाओगे। राणव बालानी ने कहा, सर शक्तिमान, आप ऐसा नहीं कर सकते। जाहिर है ईसा बराल ही प्राचीन चिकित्सा उद्यान में उपद्रव मचाने आया था। उसने लोगों को घायल किया था और 1000 साल पुराने जिनसिंग को लूटना चाहता था। शक्तिमान बराल ने ठंडे स्वर में कहा, चले जाओ। हमारे मार्शल आर्ट एसोसिएशन के बारे में गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी करने की तुम्हारी बारी नहीं है। उसने फिर से अर्णव की ओर देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतना उग्र होने की हिम्मत कर रहे हो। पता चला है कि बालानी परिवार तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा समर्थन कर रहा है, लेकिन आज मैं अपनी बात यहां रखूंगा। अगर वो बूढ़ा मिस्टर अभिलाष बालानी आ भी गया तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अर्णव शांति से मुस्कुराया, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बेटा, मुझे आज तुम्हें मारना ही है। शक्तिमान बराल दहाड़ा और कार्रवाई करने ही वाला था। तभी उसके बगल में खड़ी बैसाखी ने जल्दी से कहा, मिस्टर शक्तिमान, कृपया शांत हो जाओ। हालांकि वो अर्णव से नफरत करती थी, लेकिन अगर ये बुफान सचमुच मिस्टर शक्तिमान द्वारा मारा जाता तो ओंकार परमार का इलाज कौन करता? अर्णव, अब केवल परमार परिवार ही आपकी मदद कर सकता है। अगर आप मेरे पति का इलाज करने के लिए राजी हो जाएं, तो मैं मिस्टर शक्तिमान से आपकी जान बख्शने की विनती कर सकती हूं। पीछे मुड़कर उसने शक्तिमान बलाल से कहा, मिस्टर शक्तिमान, क्या आप परमार परिवार की खातिर उसे कोई रास्ता दे सकते हैं? शक्तिमान बराल हिचकिचाए और बोले, खैर, अब जब मिस्टर परमार बोल चुकी हैं, तो हमारा मार्शल आर्ट एसोसिएशन अब भी आपको यही मुंह दिखाएगा। अगर ये बच्चा 1000 साल पुराना जिनसिंग सौंप दे, हमारे फेमस मार्शल आर्ट जिम के सामने 3 दिन तक घुटने टेके और फिर अपने पैर खराब कर ले, तो मैं उसकी जान बख्श दूंगा। एक नश्वर स्तर के योद्धा होने के नाते वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि 1000 साल पुराना जिनसिंग कितना कीमती है। अगर वो इसे पा लेता तो ये न केवल उसके मालिक की अंदरूनी चोटों को ठीक करता, बल्कि ईसा बराल को उसकी बर्बाद हुई ऊर्जाकोश को भी ठीक करने में मदद करता। धन्यवाद मिस्टर शक्तिमान। बैसाखी घूमी और अर्णव से बोली, अर्णव, जल्दी से 1000 साल पुराना जिनसिंग निकालो और फिर मेरे पति का इलाज करने चलो। सिर्फ इसी तरह तुम अपनी जान बचा सकती हो। अर्णव हंसा, क्या तुम दोनों मेरे घर पर डबल रोल कर रही हो? तुम गाती हो और सुर मिलाती हो, बड़ा मजा आता है। मैंने कब दया की भीख मांगी? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे पति का फिर से इलाज करूंगी? बैसाखी के चेहरे के भाव बदल गए और उसने गुस्से से कहा, अर्णव, कृतघ्न मत बनो वरना आज तुम जरूर मर जाओगी। अर्णव ने व्यंग्य किया, सच में? तो मैं देखना चाहती हूं मैं कैसे मरता हूं। बेटा, चूंकि तुम खुद मौत चाहते हो तो जाओ। शक्तिमान बराल जोर से चिल्लाया, अपनी हथेलियों को पंजों में बदल लिया और अर्णव के घुटे हुए गले पर जोर से पंजा मारा। फेमस मार्शल आर्ट जिम के निदेशक होने के नाते ये चाल तेज और निर्दयी थी, लेकिन अफसोस की बात थी
कि उसकी मुलाकात अर्णव से हुई। उसकी आध्यात्मिक चेतना की नजर में उसकी हरकतें घोंघे से अलग नहीं थी। अर्णव ने हाथ बढ़ाकर उसकी बाह पकड़ ली, जिसके बाद हड्डी टूटने की एक दिल दहला देने वाली आवाज आई। क्रैक। शक्तिमान की इस चाल का न सिर्फ कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसकी बाह जबरदस्ती 2 टुकड़ों में टूट गई। आह! लेकिन यह आदमी आखिरकार एक सर्वोच्च नश्वर स्तर का योद्धा था, इसलिए उसकी चोटों का उसके दावों पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने ठंडी सांस ली और अपने बाएं हाथ से फिर से वार किया और अर्णव के चेहरे पर जोर से मारा। यह काफी क्रूर था, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि दोनों के बीच साधना का अंतर बहुत ज्यादा था। उसका बायां हाथ एक बार फिर अर्णव ने पकड़ लिया और फिर हड्डियों के चटकने की आवाज आई। इस बार शक्तिमान बराल और नहीं टिक सका। उसने एक चीख मारी और अर्णव ने उसे 7-8 मीटर दूर लात मारी। वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया। हालांकि रौनव बालानी, समय और अन्य लोग जानते थे कि मास्टर अर्णव शक्तिशाली है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि किस हद तक। शक्तिमान बराल राजगढ़ शहर के एक जाने माने मास्टर और फेमस मार्शल आर्ट जिम के मालिक है। अप्रत्याशित रूप से वो उनकी एक भी चाल को रोक नहीं पाया। बैसाखी वो और भी हैरान और स्तब्ध थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़े युवक को पैरों तले रौंदना इतना मुश्किल क्यों था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका अंगरक्षक कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन जिन गुरुओं को उसने बुलाया था वे भी एक एक करके हार गए। ईगल क्लर्क किंग सक्षम नेत्री का कोई मुकाबला नहीं था और अब शक्तिमान बराल भी हार गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें से कोई भी अर्णव की चाल को रोक नहीं सकता था और वे ये नहीं बता सकते थे कि दूसरे पक्ष का अंतिम लक्ष्य क्या है। शक्तिमान बराल जमीन से उठने की कोशिश कर रहे थे। अर्णव को डर से देखते हुए चिल्लाए, तुम वास्तव में एक आध्यात्मिक स्तर के योद्धा हो। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लगभग 20 साल के एक युवक की इतनी शानदार साधना होगी। आपको पता ही होगा कि वो नश्वर पूर्णता अवस्था में 10 साल से ठहरा हुआ है और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया है। इसकी तुलना में प्रतिद्वंद्वी की साधना और क्षमता वाकई भयानक थी। अर्णव ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि योद्धाओं का हमेशा बलवानों द्वारा सम्मान किया जाता है? अब तुम और क्या कह सकते हो? शक्तिमान बराल पराजित लग रहे थे। दोनों के बीच साधना में भारी अंतर ने उन्हें अवाक कर दिया। अर्णव ने फिर बैसाखी की ओर देखा। तुम्हें मुझे एक के बाद एक चुनौती देने का साहस किसने दिया? प्राचीन चिकित्सा उद्यान, क्या तुम सचमुच इसे मिट्टी का बोधिसत्व समझते हो? बैसाखी को डर लगा। वो 2 कदम पीछे हटी और बोली, अर्णव, मैं तुमसे कहती हूं कि मैं परमार परिवार से हूं। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अर्णव उसके सामने आ गया और उसकी गर्दन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एक क्लिक के साथ बैसाखी की गर्दन तुरंत 5 डिग्री के कोण पर एक तरफ झुक गई। समय भाटिया और अन्य लोग चौंक गए। उन्हें लगा कि अर्णव ने सचमुच बैसाखी को मार डाला है। ये एक बड़ी मुसीबत होगी। आखिरकार परमार परिवार का देश में बहुत बड़ा प्रभाव है। मुझे डर है कि अब अर्णव परेशानी में पड़ जाएगा। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि बैसाखी वहां खड़ी तो ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी गर्दन पूरी तरह टेढ़ी हो गई थी। अपने अंदर आए बदलावों को महसूस करते हुए बैसाखी पागलों की तरह चिल्लाई, अर्णव, तुमने मेरे साथ क्या किया? अर्णव ने कहा, इस बार मैं तुम्हें थोड़ी सजा दूंगी, लेकिन अगली बार ये इतना आसान नहीं होगा। ये देखकर कि उसकी गर्दन पूरी तरह टेढ़ी हो गई है और वो और बदसूरत नहीं हो सकती, बैसाखी पागलों की तरह चिल्लाई, अर्णव, इसे जल्दी से मुझे वापस ठीक कर दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। पहले वो शीर्ष पर पहुंचने के लिए अपनी सुंदरता पर निर्भर थी, लेकिन अब वो टेढ़ी गर्दन वाली एक बदसूरत राक्षसी बन गई है। भविष्य में वो हांगकांग शहर और परमार परिवार में कैसे पैर जमा पाएगी? चल, अर्णव ऐसे लोगों के साथ विनम्र नहीं होगा जो एक के बाद एक उसे उकसाने आए और उसे बाहर निकाल दिया। वो फिर से बलाल परिवार के पिता पुत्री की ओर मुड़ा और ठंडे स्वर में बोला, और तुम सब यहां से चले जाओ। ईसा बराल चिल्लाया, हां, आत्मसंतुष्ट मत हो। तुमने हमारे पिता पुत्री को घायल कर दिया। तुमने राजगढ़ मार्शल आर्ट एसोसिएशन को पूरी तरह से अपमानित किया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे गुरु राजगढ़ के नंबर 1 गुरु हैं और वो तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। इस समय अन्य लोगों को भी ये एहसास हुआ और उन्होंने एक के बाद एक ईसा बराल और शक्तिमान बराल को घायल कर दिया, जो मार्शल आर्ट एसोसिएशन के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ने करने के बराबर था। इस समय कई और काली कारें वहां से गुजरी। गाड़ियों के पार्क होने के बाद 60 या 70 साल के 2 बुजुर्ग बाहर निकले। उनमें से एक है मिस्टर अभिलाष बालानी, जो बालानी परिवार के मुखिया है। आध्यात्मिक स्तर की बाधा को पार करने के बाद वृद्ध पुरुष ऊर्जा और जोश से भरपूर दिख रहे हैं। उनके बगल में एक लंबा और दुबलापतला वृद्ध पुरुष था, जो एक चोगा पहने हुए था और बहुत प्रभावशाली लग रहा था। मास्टर, आप आखिरकार आ ही गए। जब ईसा बराल ने उस वृद्ध पुरुष को देखा
तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी रिश्तेदार को देख रही हो। उसने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो वृद्ध पुरुष राजगढ़ मार्शल आर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजीव चहल है, जिन्हें राजगढ़ शहर में नंबर एक मास्टर के रूप में जाना जाता है। वो अपने शुरुआती वर्षों में घायल हो गए थे और वर्षों से पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। परिणाम स्वरूप उनकी साधना हमेशा स्थिर रही है और वो पूरे 10 वर्षों तक आध्यात्मिक स्तर के प्रारंभिक चरण में ही रहे हैं। साथ ही वो और मिस्टर अभिलाष बालानी पुराने मित्र हैं। आज वे मिलने आए और मिस्टर अभिलाष बालानी ने उन्हें अर्णव के चिकित्सा कौशल के जादू के बारे में बताया। राजीव चहल को तुरंत एहसास हो गया कि ये युवक उनकी अंदरूनी चोटों के इलाज की एकमात्र उम्मीद हो सकता है और उन्होंने तुरंत मिस्टर अभिलाष बालानी से मध्यस्थ बनने और इलाज के लिए प्राचीन चिकित्सा उद्यान जाने को कहा। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वे दरवाजे में दाखिल हुए, उनकी मुलाकात ईसा बराल से हुई, जो नाशपाती के फूलों और बरसती हुई बारिश के साथ रो रही थी। ये देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। ईसा बराल रोती रही, मास्टर, आपको मेरे लिए फैसला लेना होगा। अर्णव नाम के कमीने ने न सिर्फ मेरी साधना बर्बाद कर दी, बल्कि मेरे पिता को भी घायल कर दिया। राजीव चहल ने अपने बगल में बैठे शक्तिमान बराल की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, बताइए क्या हुआ? मास्टर, मैंने आपको शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने टूटे हुए हाथ के तेज दर्द को सहते हुए कहा। मैं मिसेस परमार के साथ प्राचीन चिकित्सा उद्यान में मिस्टर परमार के इलाज के लिए किसी को ढूंढने आया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ईशा की अपंग होने के बारे में सुनूंगा और उनके द्वारा घायल हो जाऊंगा। मैं बहुत गुस्से में था और कोई कदम नहीं उठा सका, लेकिन नतीजा ये हुआ कि मेरे कौशल दूसरों से कमजोर हो गए और मैंने हाथ गंवा दिए। मिस्टर अभिलाष बालानी को जाहिर तौर पर इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी और उन्होंने झट से कहा, भाई अर्णव कोई नासमझ इंसान नहीं है, इसमें गलतफहमी है। बैसाखी ने अपनी गर्दन झुकाई और आगे बढ़कर कहा, अर्णव नाम का व्यक्ति दूसरों को धमकाने के लिए बस अपने कौशल पर निर्भर रहता है। अगर वो समझदार होता तो लोगों को इस तरह नहीं पीटता। मिस्टर अभिलाष बालानी ने उसकी बात अनसुनी कर दी, आगे बढ़े और अर्णव से कहा, भाई अर्णव, आखिर हो क्या रहा है? अर्णव ने शांति से कहा, इनके पास कोई गुण नहीं होता और वे कमजोरों को धमकाते हैं, इसलिए मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। यह देखकर कि मामला और भी तनावपूर्ण होता जा रहा था, रौनव बालानी आगे बढ़े और बोले, दादाजी, बात कुछ ऐसी है। उन्होंने तब से शुरू किया जब ईसा बराल 1000 साल पुराना जिनसिंग छीनने आए थे और तब तक जारी रहे जब तक कि शक्तिमान बराल ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए नहीं किया और अंततः अपने हाथ खो दिए। ये सुनकर मिस्टर अभिलाष बालानी के चेहरे के भाव बदल गए। वे असल में राजीव चहल को इलाज के लिए लाए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बलाल परिवार के पिता पुत्री ऐसा कुछ कर देंगे। अब वे कैसे बोल सकते थे? इस समय सबकी नजरें राजीव चहल पर टिकी थी, ये देखने के लिए कि मार्शल आर्ट के अध्यक्ष इससे कैसे निपटेंगे। बैसाखी इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी और चाहती थी कि राजीव चहल तुरंत अर्णव के साथ युद्ध शुरू कर दे और अर्णव की साधना को नष्ट करना ही बेहतर होगा। इस तरह परमार परिवार अपनी मर्जी से इसे इस्तेमाल कर सकता है और जितनी जल्दी हो सके अपनी गर्दन सीधी कर सकता है। लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत राजीव चहल को अर्णव पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने बलाल परिवार के पिता और बेटी के मुंह पर कई बड़े मुंह से थप्पड़ जड़ दिए। अरे कमीनो, तुम्हें यहां मुसीबत खड़ी करने किसने कहा था? जब से तुमने शुरुआत की है, मैंने तुम्हें सद्गुण विकसित करने के लिए बल का प्रयोग करना सिखाया है। एक मार्शल आर्ट अभ्यासी के लिए सबसे जरूरी चीज नैतिकता है। क्या तुम मेरी शिक्षाओं के योग्य ऐसा कर रहे हो? बूढ़ा आदमी बात करते करते और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और फिर कुछ और बड़े मुंह वाले उसे थप्पड़ मारने लगे। उसके इतने गुस्से की वजह यह थी कि वो ये सोच रहा था कि उसके शिष्यों और शिष्याओं ने कुछ गलत किया है। सबसे बड़ी वजह यह थी कि दूसरा पक्ष अर्णव था। उन्होंने मिस्टर अभिलाष बालानी से जाना कि ये युवक 20 वर्ष में आध्यात्मिक स्तर की साधना तक पहुंच गया था, जिससे पता चलता है कि उसके पीछे का शक्ति शक्तिशाली है। इसके अलावा पश्चिमी चिकित्सा के पास उसकी आंतरिक चोटों का कोई इलाज नहीं है। आज के समाज में अच्छे प्राचीन चिकित्सक कम होते जा रहे हैं और आंतरिक चोटों का इलाज करने वाले प्राचीन चिकित्सक तो और भी कम है। वो इतने सालों से खोज रहा था और मुश्किल से उसे ऐसा कोई मिला। वो अपनी आंतरिक चोटों को ठीक करने का अवसर कैसे छोड़ सकता था? मास्टर, शांत हो जाइए, ये मेरी गलती थी। मास्टर, शांत हो जाइए, इस बार दोष मेरा है। मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। शक्तिमान बराल और ईशा राजीव चहल के प्रति अत्यंत सम्मान रखते थे। सजा मिलने के बाद भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और दोनों ने अपनी गलतियां स्वीकार की। राजीव चहल ने गुस्से से कहा, कमीनो, मुझसे अपनी गलती मानने का क्या फायदा? जल्दी करो और मिस्टर अर्णव के सामने अपनी गलती मान लो। शक्तिमान बराल ने कहा, मुझे माफ करना डॉक्टर अर्णव, ये शक्तिमान ने आपको नाराज किया है।
अगर आप मुझे और मेरी बेटी को पीटना या सजा देना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ईसा बराल ने अपना सिर नीचे किया और अपना पुराना अहंकार खोते हुए उसके पीछे चल पड़ी। राजीव ने गुस्से से कहा, बच्ची, तुझे कब हिम्मत आई किसी के घर जाकर 1000 साल पुराना जिनसिंग चुराने की? मैं तुझे रोजाना कैसे सिखाऊं? क्या मार्शल आर्ट सीखना सिर्फ बदमाशी के लिए है? ईसा बराल ने सिर नीचा करके कहा, गुरुजी, मैंने इंटरनेट पर देखा कि प्राचीन चिकित्सा उद्यान में 1000 साल पुराना जिनसिंग है जिसे डॉक्टर अर्णव ने नीलामी से 5 करोड़ में खरीदा था। मुझे लगता है कि ये चीज आपकी अंदरूनी चोटों को जरूर ठीक कर सकती है, लेकिन मेरे पास इसे खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। इसलिए मैंने हताश होकर डॉक्टर अर्णव को नाराज कर दिया। अच्छा, राजीव चहल ने आह भरी। मुड़कर अर्णव से कहा, डॉक्टर अर्णव, मैं राजीव अनुशासन में सख्त नहीं था और 2 दुष्ट शिष्यों ने डॉक्टर अर्णव को नाराज कर दिया। हालांकि वे आमतौर पर अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन इस बार वे अपने पिता की बीमारी को लेकर पूरी तरह चिंतित थे। इसलिए उन्होंने डॉक्टर अर्णव से धैर्य रखने और उन्हें इस बार माफ करने का अनुरोध करता हूं। ये कहने के बाद उन्होंने एक बैंक कार्ड निकाला और कहा, डॉक्टर अर्णव, मेरे जीवन में ज्यादा बचत नहीं है। ये 2 करोड़ है। कृपया इसे एक छोटी सी माफी के रूप में स्वीकार करें। इसी समय मिस्टर अभिलाष बालानी ने आगे कहा, भाई अर्णव, प्रेसिडेंट राजीव हमेशा से मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं और उनका चरित्र अच्छा है। इस बार एक गलतफहमी हुई है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए छोटे भाई। अर्णव को उम्मीद नहीं थी कि राजीव चहल अपना रुख इतना नीचे कर देंगे। चूंकि दूसरे पक्ष ने सच्चे मन से माफी मांग ली थी, इसलिए वो इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना चाहता था। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने 1000 साल पुराने जिनसिंग को नीलामी के लिए रखा था, वो अपने और मार्शल आर्ट एसोसिएशन के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा था। चूंकि राजीव चहल ने अपनी मर्जी से सिर झुकाया था, इसलिए उसे दूसरे पक्ष की साजिश को कामयाब होने देने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, चलो इसे भूल जाते हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन तुम दोनों यहां एक चिकित्सा क्लिनिक में मरीजों के सामने लोगों को पिटा और धमकाया, इसलिए यहां मौजूद मरीजों की समय हानि के लिए और मेरे साथियों को पीटने के लिए माफी मांगो। दोनों बाप बेटी ने ऐसा ही किया। फिर अर्णव ने कहा, अगली बार किसी को धमकाओगे तो दोनों का चारों हाथ पैर तोड़ दूंगा, जो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। मार्शल आर्ट नैतिकता सीखो। शुक्रिया डॉक्टर अर्णव। राजीव चहल ने मुड़कर शक्तिमान बलाल और उनकी बेटी से कहा, डॉक्टर अर्णव बहुत उदार है, आप दोनों जल्दी से अपना आभार क्यों नहीं व्यक्त करते? डॉक्टर अर्णव। दोनों ने एक साथ अर्णव को प्रणाम किया। अर्णव ने बगल में खड़ी बैसाखी की ओर मुड़कर कहा, क्या मैंने तुम्हें निराश किया? यहां से चले जाओ। बैसाखी वाकई बेहद निराश थी। अप्रत्याशित रूप से राजीव चहल ने कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि सिर झुका लिया। उसने गर्दन झुकाई और गुस्से से कहा, अर्णव, ऐसा मत सोचो कि तुम हमारे परमार परिवार से इस तरह लड़ सकते हो। रुको, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये कहकर वो निराश होकर प्राचीन चिकित्सा उद्यान से चली गई। परमार परिवार के जाने के बाद मिस्टर अभिलाष बालानी ने कहा, डॉक्टर अर्णव, क्या आप कुछ देर बात कर सकते हैं? अर्णव ने भी अनुमान लगाया कि श्री अभिलाष बालानी का उनसे कुछ लेना देना जरूर होगा, इसलिए वो कई लोगों को सीधे पीछे वाले हॉल में ले गया। शक्तिमान बराल वाकई बहुत सख्त थे। वो इलाज के लिए जल्दी नहीं गए, बल्कि दर्द सहते हुए राजीव चहल के पीछे पीछे चले गए। अंदर जाकर कई लोग बैठ गए। उनके बगल में शक्तिमान बराल और ईसा बराल खड़े थे। मिस्टर अभिलाष बालानी ने कहा, भाई अर्णव, शक्तिमान बराल इस बार वाकई बहुत आक्रामक है, लेकिन मैंने इस बच्चे को बड़ा होते देखा है और हालांकि उसका स्वभाव थोड़ा गर्म है, उसका स्वभाव बुरा नहीं है। इस बार पिता और बेटी भी भाई राजीव की अंदरूनी चोटों को लेकर चिंतित थे और यह पूरी तरह से पितृभक्ति के कारण था, जो समझ में आता था। आखिरकार वो हमारा जूनियर भी है। आप देख रहे हैं कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। आप उसका इलाज क्यों नहीं करवाते? इतने साल जीने के बाद वो उम्र के साथ पूरी तरह परिपक्व हो गया है। इन शब्दों से उन्होंने सीधे तौर पर अर्णव को एक बुजुर्ग के रूप में प्रचारित किया, जबकि इसके विपरीत उन्होंने 50 के दशक में पहुंच चुके शक्तिमान बराल को जूनियर बताया। हालांकि इससे न केवल मौजूदा शर्मिंदगी दूर हुई, बल्कि शक्तिमान बराल को दया की भीख मांगने में मदद मिली। अर्णव भी समझ गए कि उस बूढ़े व्यक्ति के इरादे नेक थे और वो नहीं चाहते थे कि राजगढ़ मार्शल आर्ट एसोसिएशन के साथ उनके रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हो जाएं। इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, यहां आओ और मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। शक्तिमान बराल थोड़ा हिचकिचाए। हालांकि ये युवक वाकई बहुत कुशल था, लेकिन वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसकी चिकित्सा कौशल इतनी अच्छी हो सकती है। राजीव चहल ने कठोर चेहरे से कहा, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? डॉक्टर अर्णव के लिए चोट का इलाज करना तुम्हारा सम्मान है, तुम जल्दी से वहां क्यों नहीं पहुंच जाते? शक्तिमान बराल मान गए और अर्णव के सामने आ गए।
उन्होंने देखा कि अर्णव ने अपने हाथ बढ़ाकर उनकी बाहों पर रख दिए और वो यातना सहने के लिए भी तैयार थे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्णव खींचते ही गए और एक क्लिक की आवाज के साथ बायां अग्रभाग, जो पहले 2 हिस्सों में टूटा हुआ था, जुड़ गया और अस्थि मज्जा तक पहुंचा हुआ पिछला दर्द तुरंत गायब हो गया। वाह! उनकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गई। ये चिकित्सा कौशल अद्भुत था। अर्णव ने कहा, ठीक है, 3 दिन तक कुछ मत करो। 3 दिन बाद तुम ठीक हो जाओगे। शक्तिमान बराल ने अपने हाथ उठाए और उन्हें हिलाने की कोशिश की। वो सचमुच ठीक हो गए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि परमार परिवार की ताकत के साथ उन्हें इलाज के लिए अर्णव के पास आना पड़ा। ऐसे चिकित्सा कौशल अद्भुत थे। राजीव चहल भी, जो कुछ उन्होंने देखा उससे चकित थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर अभिलाष बालानी इस युवक की इतनी प्रशंसा करते थे। उनका चिकित्सा कौशल सचमुच अद्भुत था। डॉक्टर अर्णव, धन्यवाद। ये पहले मेरी गलती थी। शक्तिमान बराल ने अर्णव को आदरपूर्वक प्रणाम किया। अभी उनकी माफी पूरी तरह से कैंसिबल चिल के दबाव के कारण थी, लेकिन अब वो ईमानदार थे। अर्णव ने अपना हाथ लहराया और उसे एक तरफ हटने के लिए कहा और फिर मिस्टर अभिलाष बालानी से कहा, बूढ़े भाई अभिलाष, आप आज यहां क्यों आए हैं? भाई अर्णव, मैं आज आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आया हूं। इस पर मिस्टर अभिलाष बालानी ने विषय बदलते हुए पूछा, भाई अर्णव, आप राजगढ़ मार्शल आर्ट्स के अतीत के बारे में कितना जानते हैं? अर्णव एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, ये जानते हुए कि बुजुर्ग निर्दोष नहीं होंगे, इसलिए उनकी बातों के पीछे जरूर कोई न कोई इरादा जरूर होगा। बूढ़े भाई, मैं एक डॉक्टर हूं और मार्शल आर्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मिस्टर अभिलाष बालानी ने कहा, तो छोटे भाई, क्या आप बुजुर्ग को राजगढ़ मार्शल आर्ट्स के अतीत के बारे में बताते हुए सुनना चाहेंगे? अर्णव ने कहा, चूंकि बूढ़े भाई रुचि रखते हैं, इसलिए मैं पूरी तरह से ध्यान से सुनना पसंद करूंगा। ये कई साल पहले से शुरू होता है। मिस्टर अभिलाष बालानी ने बात शुरू की। सालों पहले भारत में मार्शल आर्ट का उदय ही हुआ था और अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। विभिन्न संप्रदायों ने अपने शिष्यों को दुनिया भर में भेजा, मार्शल आर्ट स्कूल खोले, व्यापार किया और संप्रदाय स्थापित किए। हालांकि ये समृद्ध प्रतीत होता है, फिर भी इसमें कुछ बुरे तरीके भी शामिल हैं। मार्शल आर्ट में लोगों की ताकत दुनिया के आम लोगों से कहीं ज्यादा होती है। एक बार जब वे बुरे काम कर बैठते हैं तो उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, जिससे उस समय के अधिकारियों को बहुत परेशानी हुई। 30 साल पहले अव्यवस्था के कारण मार्शल दुनिया और मार्शल आर्टिस्ट और आम लोगों के बीच संघर्ष बढ़ता गया। ये सब कुछ बुरे मार्शल साधकों के वजह से हुआ। इस स्थिति को बदलने और उन दुष्टों को भारतीय मार्शल आर्ट को बदनाम करने से रोकने के लिए उस समय के मार्शल तलवारबाज द्रोणा धालीवाल आगे आए और भारतीय मार्शल आर्ट एसोसिएशन की स्थापना की। उसी समय मार्शल आर्ट कलाकारों को एकीकृत करने और बुरे संप्रदायों को खत्म करने के लिए विभिन्न प्रांतों और शहरों में शाखाएं स्थापित की गई। इससे भारत में मार्शल आर्ट की स्थिति स्थिर हुई। अर्णव ने बड़ी दिलचस्पी से सुना। यह पहली बार था जब उसने मार्शल आर्ट के ये रहस्य सुने थे। मिस्टर बालानी, क्या तलवार संत द्रोणा धलीवाल बहुत शक्तिशाली हैं? वे साधना के किस स्तर तक पहुंच चुके हैं? मिस्टर अभिलाष बालानी ने कहा, वरिष्ठ द्रोणा धलीवाल मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। गुरुओं की एक पीढ़ी का साधना स्तर स्वर्ग स्तर तक पहुंच गया है, जो अथाह है। ओह, अर्णव ने सिर हिलाया। अगर मौका मिले तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। मिस्टर अभिलाष बालानी ने आगे कहा, उस समय राजगढ़ में मार्शल आर्ट भी बहुत अव्यवस्थित थी, यहां तक कि अन्य जगहों से भी बदतर। राजस्थान में उस समय का सबसे प्रसिद्ध हत्यारा उमंग धोलिया था। उसकी साधना आध्यात्मिक स्तर के प्रारंभिक चरण में पहुंच चुकी थी। वो न केवल बुराई करने के लिए अपनी शक्ति पर निर्भर था, बल्कि उसने एक बेड बॉय सोसाइटी की स्थापना भी किया। बेड बॉय सोसाइटी की स्थापना के बाद इसने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। हत्याएं और बलात्कार, लड़कियों को वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए मजबूर करना। संक्षेप में, उन्होंने हर तरह की बुराई की। उस समय राजगढ़ में हर कोई बेड बॉय सोसाइटी से बहुत नफरत करता था, लेकिन ये सभी लोग योद्धा थे और उन्हें खत्म करना आसान नहीं था। अर्णव इस बार कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप सुनते रहे, ये जानते हुए कि मिस्टर अभिलाष बालानी के इस बारे में बात करने का कोई उद्देश्य जरूर होगा। उस महत्वपूर्ण क्षण में भाई राजीव चहल आगे आए और सभी संप्रदायों के धर्मपरायण लोगों को राजगढ़ नगर मार्शल आर्ट एसोसिएशन की स्थापना के लिए बुलाया और साथ मिलकर उन्होंने बेड बॉय सोसाइटी की घेराबंदी और दमन शुरू कर दिया। लांग्या पर्वत पर अंतिम युद्ध बहुत भीषण था। भाई राजीव और मैंने भी भाग लिया, लेकिन उस समय मेरी साधना का स्तर अभी अभी अंतिम नश्वर स्तर तक पहुंचा था। अगर उस युद्ध में भाई राजीव की मदद न होती तो उमंग धोलिया मुझे मार डालते। ईसा बराल भी इस पिछली घटना से पूरी तरह विचलित थी और अपनी चोटों के बारे में भी भूल गई। उन्होंने पूछा, फिर क्या हुआ? बाद में भाई राजीव और उमंग धोलिया के बीच लांग्या पर्वत की चोटी पर निर्णायक युद्ध हुआ और अंत में
दोनों के बीच कुछ तय नहीं हो पाया। उमंग धोलिया ने दबाव में आकर शपथ ली और तुरंत विदेश भाग गए। उन्हें 10 साल तक भारत में कदम रखने की अनुमति नहीं दी गई। भाई राजीव चहल को भी आंतरिक चोटें आई। उसके बाद से वे आगे नहीं बढ़ पाए और आध्यात्मिक स्तर के शुरुआती चरण में ही रहे। ईसा बराल ने आश्चर्य से कहा, तो मास्टर की आंतरिक चोटें इस तरह आई। वो केवल इतना जानती थी कि राजीव चहल को आंतरिक चोटें आई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि चोटें कहां से आई, और राजीव चहल ने कभी कुछ नहीं कहा। मिस्टर अभिलाष बालानी ने फिर आह भरी। ये कहा जा सकता है कि भाई राजीव राजगढ़ मार्शल आर्ट के नायक हैं। उनके बिना आज राजगढ़ शहर स्थिर नहीं होता, और उनके बिना मैं आज जहां हूं वहां नहीं होता। ईसा बराल ने कहा, हम उस दुष्ट को क्यों जाने दें? क्या उसे मार देना आसान नहीं होगा? मिस्टर अभिलाष बालानी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, यह कहना आपके लिए आसान है। उस समय आपके दादा गुरु राजगढ़ शहर के नंबर 1 मास्टर थे, और वे पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे। अगर हम लड़ते रहे तो मुझे डर है कि दोनों पक्ष एक साथ नष्ट हो जाएंगे और कोई भी फायदा नहीं उठा पाएगा। यह सुनकर अर्णव को आखिरकार समझ आ गया। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा अभिलाष राजीव चहल की अंदरूनी चोटों को ठीक करने में मदद करने के लिए चक्कर लगा रहा था, और आज दोनों लोग इसी उद्देश्य से दरवाजे पर आए थे। लेकिन शक्तिमान बराल के साथ जो हुआ उससे उन्हें सीधे बात करने में शर्म आ रही थी। इसलिए मैंने राजीव चहल की उपलब्धियों और चोट की प्रक्रिया को सामने रखा, ताकि मुझे अपनी सहानुभूति और पहचान मिल सके। ईसा बराल ने जाहिर तौर पर ज्यादा नहीं सोचा और फिर पूछा, दादाजी बालानी, वो दुष्ट उमंग धोलिया कहाँ है? क्या वो मर गया है? मिस्टर अभिलाष बालानी ने पहले सिर हिलाया, फिर आह भरी। जैसा कि कहावत है, अच्छे लोग ज्यादा दिन नहीं जीते और विपत्तियां 1000 साल तक रहती है। और ये उमंग धोलिया के लिए बिल्कुल सही है। ये आदमी न सिर्फ मरा नहीं, बल्कि घायल होने के बाद विदेश चला गया। मैंने सुना है कि उसने न सिर्फ अपनी चोटों को ठीक किया, बल्कि उसकी हालत में भी काफी सुधार हुआ और उसने बेड बॉय सोसाइटी की फिर से स्थापना की। हालांकि उसने उस समय अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और 10 साल तक भारत में कदम नहीं रखा। राजगढ़ शहर तो दूर की बात है, लेकिन अब 10 साल की अवधि आ गई है। कल ही राजगढ़ सिटी मार्शल आर्ट एसोसिएशन को उमंग धोलिया से एक चुनौती पत्र मिला। इस आदमी ने भाई राजीव को आधिकारिक तौर पर चुनौती दी और राजगढ़ मार्शल आर्ट एसोसिएशन को हराने की धमकी दी। अर्णव ने कहा, जब उमंग धोलिया भारत में दोबारा कदम रखेंगे तो क्या उन्हें प्राचीन मार्शल आर्ट एसोसिएशन का डर नहीं होगा? क्या उन्हें मिस्टर तलवार मास्टर द्रोणा का डर नहीं होगा? मिस्टर अभिलाष बालानी ने कहा, उमंग धोलिया ने पिछले 10 सालों में भारत में कभी कोई बुरा काम नहीं किया है। इस बार भी उन्होंने एक मार्शल आर्टिस्ट के नियमों के अनुसार चुनौती दी है। स्वाभाविक रूप से प्राचीन मार्शल आर्ट एसोसिएशन हस्तक्षेप नहीं कर सकता। साथ ही वो केवल एक आध्यात्मिक स्तर का योद्धा है, इसलिए वो तलवार मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से हमला किए जाने के योग्य नहीं है। उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तरी भारत की एसोसिएशन अध्यक्ष आनंद गावी हमेशा से अपने शिष्यों को राजगढ़ सिटी मार्शल आर्ट एसोसिएशन में रखना चाहते थे, लेकिन भाई राजीव चहल ने हमेशा उन्हें अस्वीकार कर दिया। जब कोई मदद मांगता है तो न केवल उसकी प्रतिष्ठा गिरती है, बल्कि वह दूसरे पक्ष को भी मौका देता है। शक्तिमान बराल ने कहा, तो क्या हुआ? हमारे राजगढ़ सिटी मार्शल आर्ट एसोसिएशन उसके उमंग धोलिया से नहीं डरेंगे, वरना वह मर जाएगा। राजीव चहल ने फटकार लगाई, बहादुर होने का क्या फायदा? मर भी गए तो क्या? आखिर में इससे कोई फायदा नहीं होगा। मिस्टर अभिलाष बालानी ने अर्णव से गंभीरता से कहा, भाई अर्णव, अब मैं आपसे बस यही कह सकता हूं कि आप कार्रवाई करें और भाई राजीव की चोट ठीक करें, ताकि राजगढ़ सिटी मार्शल आर्ट एसोसिएशन लड़ सके। राजीव चहल और बाकी लोगों ने भी उसकी ओर देखा। उनकी आंखें ईमानदारी से भरी थी। अर्णव थोड़ा मुस्कुराया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं इतना नासम हूं? और अभी जो हुआ वो खत्म हो गया है। अगर मिस्टर बालानी इतना कुछ नहीं भी कहते तो भी मैं प्रेसिडेंट राजीव का इलाज करने के लिए कार्रवाई करता। राजीव चहल तुरंत अपनी कुर्सी से उठे, झुककर प्रणाम किया और बोले, डॉक्टर अर्णव बहुत उदार है। प्रेसिडेंट राजीव राजगढ़ के हीरो हैं, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर अभिलाष बालानी ने अभी जो बताया उससे अर्णव को राजगढ़ सिटी मार्शल आर्ट एसोसिएशन और राजीव चहल के बारे में काफी अच्छी धारणा मिली है। उन्होंने चांदी की सुई निकाली और कहा, अब मैं प्रेसिडेंट राजीव की चोटों का इलाज करूंगा। ईसा बराल ने कहा, तुमने ये भी कहा था कि तुम कंजूस नहीं हो। तुमने मेरे मालिक की चोटों का इलाज करने के लिए 1000 साल पुरानी जिनसिंग निकालने की भी झमत नहीं उठाई। बस कुछ टूटी हुई सुइयों का इस्तेमाल करने का क्या फायदा? उसके रूखे शब्द देखकर राजीव चहल ने उसे जल्दी से डांटा, बदबूदार लड़की, तुम्हें कुछ नहीं आता, बेकार की बातें मत करो। ईसा बराल ने मुंह बनाया और फुसफुसाया, यही तो बात है, अब भी वो 1000 साल पुराना जिनसिंग निकालने का साहस नहीं कर सकता। मिस्टर अभिलाष बालानी को डर था कि अर्णव नाराज हो जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से कहा, भाई अर्णव, इस लड़की को विनम्रता बिल्कुल नहीं आती।
इससे बहस मत करो। उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे इस मुखर छोटी बच्ची से थोड़ा ज्यादा लगाव हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि 1000 साल पुराना जिनसिंग तुम्हारे मालिक की बीमारी ठीक कर सकता है? ईसा बराल ने कहा। जरूर। इंटरनेट पर कहा गया है कि 1000 साल पुराना जिनसिंग कई तरह की अंदरूनी चोटों को ठीक कर सकता है। ऐसा कोई रोग नहीं है जो जीवित, मृत शरीर, मांस और हड्डियों से ठीक न हो सके। अर्णव ने सिर हिलाया। तुम सच में कुछ नहीं समझते। प्रेसिडेंट राजीव की स्थिति में अगर बस सचमुच इस जिनसन ले लेंगे तो उन्हें और ज्यादा चोटें लगेंगी और उनका बाकी जीवन बर्बाद हो जाएगा। ईसा बराल चिल्लाया, यह नामुमकिन है। क्या 1000 साल पुराना जिनसिंग कोई खजाना नहीं है? हालांकि मिस्टर अभिलाष बालानी और राजीव चहल कुछ नहीं बोले, लेकिन दोनों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। अर्णव ने कहा, 1000 साल पुराना जिनसिंग एक अनमोल खजाना है, लेकिन यह सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। सबसे खास बात यह है कि जिनसिंग कई तरह के होते हैं और उनके औषधीय गुण और प्रभाव स्वाभाविक रूप से अलग अलग होते हैं। अगर मैंने सही पढ़ा है तो उमंग धूलिया को रेड फ्लेम पाम जैसी प्रबल यांग ऊर्जा वाली तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए था। प्रेसिडेंट राजीव के शरीर की मेरिडियन यांग प्रकार की तकनीकों से जल गई थी, इसलिए वे अभी तक ठीक नहीं हुई है। राजीव चहल ने कहा, डॉक्टर अर्णव सही कह रहे हैं। उमंग धूलिया रेड फ्लेम पाम का इस्तेमाल करते हैं। इस समय उनके दिल में और भी ज्यादा प्रशंसा की भावना पैदा हुई। वो 10 साल पहले लगी आंतरिक चोटों से ही दूसरे पक्ष के चिकित्सा कौशल का अंदाजा लगा सकते थे। ये चिकित्सा कौशल वाकई प्रभावशाली था। अर्णव ने आगे कहा, यह सही है। अगर आप उसे इस स्थिति में फिर से 1000 साल पुराना जिनसिन देंगे तो ये आग पर पेट्रोल की बाल्टी डालने जैसा होगा। ये न केवल आग बुझा पाएगा, बल्कि इससे और भी ज्यादा चोटें लगेंगी। ये ईसा बराल इन शब्दों से दंग रह गई। उन्होंने सोचा था कि 1000 साल पुराना जिनसिंग लेने से राजीव चहल की बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। शुक्र है मैं कामयाब नहीं हुई। एक बार मुझे सचमुच 1000 साल पुराना जिनसिंग मिल गया तो इससे गुरु को नुकसान होता। उन्होंने कहा, लेकिन इंटरनेट ऐसा नहीं कहता। वे कहते हैं कि 1000 साल पुराना जिनसिंग सभी आंतरिक चोटों का इलाज कर सकता है। ये एक साजिश थी, मेरे खिलाफ एक साजिश, और इसमें मार्शल आर्ट एसोसिएशन को भी बंदूक की तरह इस्तेमाल किया गया। अर्णव ने 1000 साल पुराने जिनसिंग के लिए बोली लगाने का घटना बताया और अंत में कहा, मुझे लगता है कि उस व्यक्ति ने मुझे नीलामी में देखा और तुरंत इस 1000 साल पुराने जिनसिंग को इस आपातकालीन नीलामी में ले गया। जैसे ही मुझे यांग जिनसिंग मिला, वो तुरंत खबर फैला दी। साजिशकार का उद्देश्य मार्शल आर्ट एसोसिएशन को आकर्षित करना था, ताकि वो इसे मुझसे छीन ले और अंततः हम दोनों को लड़ाई का लक्ष्य के रूप में हासिल किया जा सके। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो उस व्यक्ति की साजिश बहुत डरावनी लगती है। उसे यकीन है कि जब मैं 1000 साल पुराने जिनसिंग को देखूंगा तो मैं इसे जरूर खरीद लूंगा। इसके अलावा मार्शल आर्ट एसोसिएशन की स्थिति के बारे वो बहुत स्पष्ट है। उसे पता है कि प्रेसिडेंट राजीव को अंदरूनी चोटें हैं। वो ईसा के गुस्से को भी जानता है। उसे पता है कि खबर मिलने के बाद वो जरूर इसे लूटने आएंगे। शक्तिमान बराल ने डांटा, वो कमीने, मुझे बताओ कि ये आदमी कौन है और मैं इसकी हड्डियां कुचल दूंगा। राजीव चहल ने गुस्से से कहा, ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम बाप बेटी इतने मूर्ख हो कि उनकी हर बात पर यकीन नहीं कर सकते और दूसरों ने तुम्हें लगभग बंदूक की तरह इस्तेमाल किया। डॉक्टर अर्णव, मुझे बहुत अफसोस है, ये मेरी गलती थी। बराल परिवार के बाप बेटी ने झुककर अर्णव से फिर माफी मांगी। छोड़ो, अब हम दुश्मनों को दोस्त बना चुके हैं। इससे दूसरे पक्ष की साजिश भी नाकाम हो गई है, लेकिन तुम दोनों बाप बेटी को मैं वार्निंग देता हूं, योद्धा होकर अकारण किसी दयालु को धमकाओ मत। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो। अगर तुम लोगों के वजह से मेरी किसी करीबी को नुकसान होता है तो मैं गर्दन उड़ाने में एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगी। दोनों ने शर्मिंदा होकर हा भरी। ठीक है, अब मैं प्रेसिडेंट राजीव का इलाज करूंगा। अर्णव के बोलने के बाद उन्होंने वो तियारिक्सी का इलाज शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले उनके शरीर की अराजक ऊर्जा को शुद्ध यिन ऊर्जा में परिवर्तित किया ताकि उनके शरीर में बची हुई यांग ऊर्जा बाहर निकल जाए। ये सब करने के बाद राजीव चहल को तुरंत सीने में बहुत आराम महसूस हुआ और कई सालों से उन्हें परेशान कर रही जलन गायब हो गई। अर्णव ने उनकी छाती में घायल मेरिडियन को ठीक करने के लिए 9 आत्मा पुनर्जीवित सुइयां का फिर से इस्तेमाल शुरू किया। 20 मिनट बाद उन्होंने चांदी की सुई वापस ले ली और कहा, ठीक है, आपकी अंदरूनी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई है। राजीव चहल ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किए और उत्साहित होकर कहा, डॉक्टर अर्णव वाकई एक जादूगर है। मैं आपको चमत्कारी डॉक्टर भी नहीं कह सकता, आपको तो एक परी डॉक्टर होना चाहिए। यह तो बस एक छोटी सी तरकीब है, इसकी कोई गिनती नहीं है, अर्णव ने कहा और एक नई परिष्कृत नींव निर्माण गोली निकाली। अब आपकी शिरोबिंदु अबाधित है, ये गोली लीजिए और मैं आपकी साधना को बेहतर बनाने में आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद डॉक्टर अर्णव। राजीव चहल ने इस क्षण अर्णव की अत्यधिक प्रशंसा की और तुरंत जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए
और फिर निब निर्माण गोली निकल ली। आध्यात्मिक स्तर के प्रारंभिक चरण में उन्होंने 10 वर्ष रुके हुए थे। आंतरिक चोटों के कारण वे पहले आगे नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन उनकी असली ऊर्जा अत्यंत प्रबल हो गई थी। अब निब निर्माण गोली और अर्णव की मदद से आध्यात्मिक स्तर के प्रारंभिक चरण की अड़चन को तोड़ने में बस एक पल लगा और आध्यात्मिक स्तर के मध्य चरण तक पहुंचने में केवल आधा घंटा लगा। वाह, सचमुच वाह! अपने शरीर में सच्ची ऊर्जा की शक्ति का अनुभव करते हुए राजीव चहल उत्साह से फूट फूट कर रो पड़े और उन्होंने फिर से अर्णव को प्रणाम किया। डॉक्टर अर्णव, आप इस राजीव के मेरे महान उपकारक हैं और राजगढ़ मार्शल आर्ट एसोसिएशन के भी महान उपकारक हैं। अब से जब तक आप आदेश देंगे, इस राजीव अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शक्तिमान बराल और ईसा बराल धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़े और एक साथ चिल्लाए, डॉक्टर अर्णव, मेरे गुरु किया धन्यवाद। अर्णव ने हाथ हिलाया और एक अदृश्य शक्ति ने उन दोनों को ऊपर उठा लिया। छोड़ो भी, राष्ट्रपति राजीव राजगढ़ के नायक हैं और उनका इलाज करना मेरा कर्तव्य है। ईसा बराल ने कहा, मैं पहले गलत था और मैंने डॉक्टर अर्णव को नाराज कर दिया था। आपने उदारतापूर्वक गुरु की आंतरिक चोटों को ठीक कर दिया। डॉक्टर अर्णव की दयालुता का बदला चुकाने के लिए ईसा जीवन भर दास बनने को तैयार है। अर्णव ने कहा, छोड़ो, मैंने तुमसे कहा था कि पहले जो हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। चलो इसे भूल जाते हैं। राजीव चहल ने कहा, डॉक्टर अर्णव, ये सचमुच लड़की की गलती है, उसे रहने दो। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए नीचे आना भी उचित है। शक्तिमान बराल ने तब कहा, हाँ डॉक्टर अर्णव, उसे अपने पास रख लो। दोनों गुरु और शिष्य पहली बार अर्णव के प्रति बहुत आभारी थे और वे ये भी अच्छी तरह जानते थे कि ईसा बराल को ऐसे विशेषज्ञ का अनुसरण करने से कभी कोई नुकसान नहीं होगा। मिस्टर अभिलाष बालानी अपने पुराने मित्र के मन की बात समझ गए और प्रसन्नतापूर्वक बोले, भाई अर्णव, हालांकि ये लड़की ईसा थोड़ी ज्यादा गुस्से वाली है, फिर भी उसके गुण अच्छे हैं। आप उसे अपने पास क्यों नहीं रख लेते? ठीक है, तो आज से तुम प्राचीन चिकित्सा उद्यान में ही रहोगे। अर्णव ने कहा, लेकिन मैं यहां कोई बर्बादी नहीं लेता, मैं पहले आपके ऊर्जा कोष को ठीक करूंगा। ईसा बराल ने आश्चर्य से कहा, डॉक्टर अर्णव, क्या आपका मतलब है कि मेरे ऊर्जा कोष की मरम्मत अभी भी की जा सकती है? क्या मैं फिर से साधना कर सकता हूं? दूसरे खोई हुई साधना को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन मेरे लिए इसमें बस कुछ ही मिनट लगते हैं। अर्णव ने कहा, आपने पहले जो अभ्यास किया था वो एक पारिवारिक परंपरा थी, है ना? इस तरह का व्यायाम आपके शरीर के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाता। ये पूरे प्रयास में आधा परिणाम देता है और इससे मेरिडियन को नुकसान पहुंचाना भी आसान है। आपके कौशल अब पूरी तरह से बेकार हैं और आप अभी अभी टूटे हैं और फिर से स्थापित हुए हैं। मैं आपके ऊर्जा कोष को फिर से बनाने में आपकी मदद करूंगा और फिर आपको उपयुक्त कौशल सिखाऊंगा। सचमुच? धन्यवाद मास्टर। खबर सुनने के बाद ईसा बराला जरा भी नहीं हिचकिचाई। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और अर्णव को धन्यवाद देने के लिए बार बार प्रणाम करती रही। एक योद्धा होने के नाते अपनी ऊर्जा कोष का निष्क्रिय होना मरने से भी ज्यादा कष्टदायक था। वो पहले भी पूरी तरह हताश हो चुकी थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बुरी चीजें अच्छी चीजों में बदल जाएंगी और वो फिर से अभ्यास कर पाएगी। और जैसा कि अर्णव ने बताया, वो एक यांग तकनीक का अभ्यास करती थी जो बराल परिवार से चली आ रही है। ये तकनीक ज्यादा मर्दाना है और पुरुषों के लिए अच्छी है, लेकिन महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। अब वो न सिर्फ फिर से अभ्यास कर सकती है, बल्कि उसके पास बेहतर कौशल भी है। आंतरिक कौशल और मानसिक कौशल का एक अच्छा समूह हजारों सोने के बराबर होता है, जिससे वो बहुत खुश है। राजीव चहल और शक्तिमान बराल और भी ज्यादा खुश थे। उन्हें पता था कि अर्णव जैसे विशेषज्ञ के साथ उन्हें जरूर मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी आ जाएगा। अर्णव ने ईसा को अस्पताल के बिस्तर पर सीधा लिटाया और फिर उसके ऊर्जा कोष को नया आकार देने के लिए उसमें कुछ चांदी की सुइयां डाली। उसकी चिकित्सीय कुशलता से यह कोई मुश्किल काम नहीं था और ईसा बराल का क्षतिग्रस्त ऊर्जा कोष जल्द ही ठीक हो गया और वो टूट गया और फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ा हो गया। अर्णव ने उसे एक और निब निर्माण गोली दी। लगभग 1 घंटे बाद ईसा बराल ने न केवल अपनी साधना पुनः प्राप्त की, बल्कि एक और सफलता भी हासिल की। एक ही झटके में नस्वर पूर्णता स्तर तक पहुंच गई। राजीव चहल की प्राचीन चिकित्सा उद्यान की यात्रा फलदायी कही जा सकती है। न केवल उसकी आंतरिक चोटें ठीक हुई, बल्कि उसने अपनी साधना में भी अच्छी प्रगति की। अर्णव का बहुत बहुत धन्यवाद करने के बाद वो प्राचीन चिकित्सा उद्यान से चला गया और 2 करोड़ का बैंक कार्ड रख लिया। अर्णव ने इस बार मना नहीं किया। उसकी चिकित्सीय कुशलता के लिए 2 करोड़ बहुत कम थे। ईसा बराल वहां से नहीं गई, बल्कि कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए उसके साथ रुकी रही। बाद में दोपहर में क्लिनिक के लिए निकलने से पहले अर्णव को मेयर मानबीर अय्यर का फोन आया। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से मानबीर अय्यर की जोरदार हंसी की आवाज आई। भाई अर्णव, क्या आपके पास समय है?
क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकते हैं? अर्णव ने कहा, मैं क्लिनिक में हूं। मेयर मानवीर, मैं क्या कर सकता हूं? भाई अर्णव, अब से आप और मैं भाई जैसे रहेंगे। मैं आपका सबसे बड़ा भाई हूं। मानवीर अय्यर अर्णव को लेकर बेहद उत्साहित थे और उन्होंने कहा, दो बातें। एक तो मैं अपने भाई के प्रति व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और दूसरी ये कि मेरा एक दोस्त बीमार है और मैं भाई अर्णव से उसकी देखभाल करने में मदद मांगना चाहता हूं। अर्णव ने कहा, ठीक है, मैं अभी वहां जाता हूं। उन्होंने प्राचीन चिकित्सा उद्यान श्रीमान अखिल और श्रीमान आदित्य को सौंप दिया और मानवीर अय्यर के कार्यालय आ गए। भाई अर्णव, आप यहां जल्दी से बैठ जाइए। मानवीर अय्यर का मूड अच्छा था। उन्होंने उसे गले लगाया और फिर सोफे पर बैठने को कहा। अर्णव ने उसकी तरफ देखा। वो न सिर्फ बहुत खुश था, बल्कि हॉल का लाल रंग और भी गहरा होता जा रहा था। ये एक समृद्ध सरकारी करियर का संकेत था। भाई मानवीर, लगता है आपका शरीर ठीक हो रहा है। क्या ये मेरे भाई को उनके चिकित्सीय कौशल के लिए धन्यवाद देने के लिए नहीं है? आपके बिना ये मानवीर पूरी तरह से मर चुके होते। मानवीर अय्यर ने उत्साह से कहा, भाई अर्णव, आपको पता नहीं है कि जब मैं कल शहर की पहली मूल्यांकन बैठक में सही सलामत पहुंचा तो बहुत से लोग चौंक गए थे। मैं स्पष्ट रूप से निराश था। वो सचमुच बहुत खुश था। इस बार वो न केवल उस आपदा से बच गया, बल्कि उसने शहर के नेता के रूप में फिर से चुनाव भी सफलतापूर्वक जीता और राजगढ़ शहर का दोहरा मेयर बन गया। और इस उम्र में उसके भविष्य की संभावनाएं असीम हैं। कुछ विनम्र शब्दों के बाद उसने अपनी मेज से एक बैंक कार्ड निकाला और कहा, भाई अर्णव, ये मेरा एक छोटा सा विचार है, कृपया इसे स्वीकार करें। अर्णव ने बैंक कार्ड वापस धकेल दिया और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम मेरे सबसे बड़े भाई हो। तुम इतने विनम्र क्यों हो? और सच कहूं तो मेरे पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। उसके रूप रंग से ही उसे पता चल गया था कि मानवीर अय्यर दयालु और सौभाग्यशाली है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से घनिष्ठ मित्रता के योग्य है। हालांकि वो उत्तराधिकारी है, फिर भी राजगढ़ शहर के सबसे बड़े सरकारी व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं है। उसकी आंखों में ईमानदारी देखकर मानवीर अय्यर ने बैंक कार्ड वापस ले लिया। ठीक है, ये सबसे बड़ा भाई है, मैं बहुत घिसा पिटा हूं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अर्णव ने पूछा, भाई मानवीर, क्या आपने नहीं बताया था कि एक दोस्त किसी बीमारी का इलाज करवाना चाहता है? वो कहाँ है? मैंने अभी फोन किया था, वो जल्द ही यहां पहुंच जाएगा। मानवीर अय्यर ने कहा, यह न सिर्फ मेरा दोस्त है, बल्कि राजगढ़ शहर का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है। वो जल्द ही यहां एक फैक्ट्री बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करेगा। एक बार जब हमारे राजगढ़ शहर को इतना बड़ा पूंजी निवेश मिल जाएगा तो अर्थव्यवस्था और ऊंचे स्तर पर पहुंच सकती है। चाहे सार्वजनिक जीवन हो या निजी, मैं अपने बड़े भाई की इसमें मदद जरूर करूंगा। अर्णव ने सोचा कि वो एक साथ अरबों का निवेश कर सकता है। इतना बड़ा सौदा दुर्लभ था। उसने पूछा, भाई मानवीर, क्या आप ओंकार परमार की बात कर रहे हैं? हाँ, हम ही हैं। जैसे ही उसकी बात पूरी हुई, बैसाखी ने ओंकार परमार को व्हीलचेयर पर धकेल दिया और मानवीर अय्यर की सचिव के पीछे पीछे बाहर से अंदर आ गई। डॉक्टर अर्णव, आपसे श्री परमार का इलाज करने के लिए कहना वाकई मुश्किल है। ओंकार परमार हाल ही में बीमार पड़े हैं। उन्हें बस इतना पता है कि उन्होंने कई बार अर्णव को मिलने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। आखिरकार बैसाखी ने धोखा दिया। उन्हें नहीं पता था कि इस महिला ने क्या किया है, और जाहिर है बैसाखी सच नहीं बताएगी, इसलिए वो गुस्से से भर गए। 10 दिन की समय सीमा नजदीक आते देख उन्हें मजबूरन ये दाव खेलना पड़ा। वो मानवीर अय्यर पर दबाव बनाने के लिए अरबों का निवेश करेंगे और फिर राजगढ़ शहर के नेता मानवीर अय्यर को अर्णव पर दबाव डालने देंगे। उनकी राय में भले ही अर्णव ऊंचे आसमान में हो, उन्हें अंततः राजगढ़ शहर के नेता को मुंह दिखाना ही होगा, वरना वो राजगढ़ शहर में टिक नहीं पाएंगे। दोनों लोगों के हाव भाव देखकर मानवीर अय्यर ने आश्चर्य से कहा, श्रीमान परमार, भाई अर्णव, क्या आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं? बैसाखी ने गर्दन झुकाकर नाराजगी से कहा, जाहिर है हम उनको जानते हैं। मैं कई बार डॉक्टर अर्णव से मिलने आई हूं, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे नजरअंदाज किया। अब उसे अर्णव से नफरत है। पिछली बार जब वो प्राचीन चिकित्सा उद्यान से बाहर आई थी तो उसने अपनी टेढ़ी गर्दन के इलाज की उम्मीद में कई विशेषज्ञों से मुलाकात की थी। हालांकि अस्पताल ने पाया कि यह स्थिति जन्मजात है और इसका इलाज नहीं किया जा सकता, वरना यह गर्दन की नसों को आसानी से नुकसान पहुंचा सकती है और जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो सकती है। गुस्से में वो पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट वही थी जिसमें कहा गया था कि उसकी गर्दन में कोई चोट नहीं थी, बल्कि जन्मजात विकासात्मक विकृति थी। बेशक मानवीर अय्यर को यह पता नहीं था और उन्होंने आश्चर्य से कहा, श्रीमती परमार, आपको क्या हुआ है? क्या सोते समय आपकी गर्दन अकड़ गई थी? बैसाखी ने दांत पीसते हुए कहा, यह गर्दन अकड़ने के लिए नहीं, बल्कि डॉक्टर अर्णव की वजह से है। मानवीर अय्यर को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने संदेह से कहा,
मिस्टर परमार, मिसेस परमार, क्या आपके और मेरे भाई के बीच कोई गलतफहमी है? मेयर मानवीर, हम गलतफहमी के बारे में बात नहीं कर सकते। चलो बस इस बारे में बात करते हैं। ओंकार परमार ने कहा, जब तक आप अर्णव को मेरी और लीना की बीमारी ठीक करने दे सकते हैं, राजगढ़ शहर का 1000 करोड़ का निवेश से कम नहीं होगा। अनुबंध पर तुरंत हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इसके अलावा मैं राजगढ़ में दान और शिक्षा के लिए 100 करोड़ दान कर सकता हूं और 100 करोड़ का उपयोग चिकित्सा व्यय के लिए कर सकता हूं। अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए उसने इस बार सचमुच बहुत पैसा खर्च किया। एक साथ 1200 करोड़ खर्च किए। अर्णव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर मैं नहीं मानूं तो क्या होगा? तुम्हारी हिम्मत। मानवीर अय्यर के सामने बैसाखी फिर से बेहद घमंडी हो गई। अगर तुमने मना करने की हिम्मत की तो हमारा परमार परिवार न केवल ये 1000 करोड़ का निवेश वापस ले लेगा, बल्कि राजगढ़ शहर में पहले किए गए सभी निवेश भी वापस ले लेगा। उस समय तुम पूरे राजगढ़ के पापी होगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम राजगढ़ शहर के लोगों को और मेयर मानवीर को कैसे समझाते हो। क्या तुम मुझे मजबूर कर रहे हो? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अर्णव ने व्यंग्य किया, मैं लोगों का इलाज अपने हाथों से करता हूं और मुझे कभी किसी को अपनी चिकित्सा क्षमता समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओंकार परमार ने गंभीरता से कहा, अर्णव, मैंने चिकित्सा शुल्क के रूप में करोड़ों रुपए चुकाए हैं। क्या तुम्हें अब भी संतुष्ट होना नहीं आता? ज्यादा लालची मत बनो। उनके अनुसार अर्णव द्वारा एक के बाद एक डॉक्टर के पास जाने से इनकार करने का कारण यह था कि वो इलाज की फीस का लालची था और बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। मानवीर अय्यर को दोनों के बीच बारूद की गंध महसूस हुई और उन्होंने जल्दी से सलाह दी, मिस्टर परमार, भाई अर्णव, हमें कुछ बात करनी है। क्या हो रहा है? क्या कोई गलतफहमी है? उन दोनों में से एक राजगढ़ शहर का बहुत बड़ा दानी है और दूसरा उसका रक्षक। वो स्वाभाविक रूप से चाहता है कि अगर संभव हो तो कोई सुखद परिणाम मिले। क्या मैं लालची हूं? अर्णव ने व्यंग्य किया, पहली बार सानवी और मैं तुम्हारा मुफ्त इलाज करने तुम्हारे दरवाजे पर आए थे, लेकिन तुम इतने श्रेष्ठ हो कि मेरे चिकित्सकीय कौशल को गंभीरता से नहीं लेते और मुझे अपने घर से निकाल देते हो। दूसरी बार तुमने अपने गृह स्वामी पंचानन को मेरे अस्पताल को तहस नहस करने और मुझे जबरदस्ती अगवा करने के लिए भेजा। तीसरी बार जब तुमने फिर भी कोई पश्चाताप नहीं दिखाया तो बैसाखी ईगल क्लब किंग सक्षम नेत्री के साथ मुझे गिरफ्तार करने आई। फिर उन्होंने शर्मा परिवार पर दबाव डाला कि वे मेरी प्रेमिका को सानवी के उपाध्यक्ष पद से हटा दें और उसे शर्मा ग्रुप से बाहर निकाल दें। चौथी बार बैसाखी ने राजगढ़ मार्शल आर्ट एसोसिएशन के शीर्ष शिष्य शक्तिमान बराल को उसी उद्देश्य से ढूंढ निकाला। बार बार पर परमार परिवार यही करता है। तुम कभी इलाज करवाने की जहमत नहीं उठाते और हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर समझते हो। डॉक्टर भले ही दयालु होते हैं, लेकिन उनमें डॉक्टर जैसी गरिमा भी होती है और वे हर किसी की बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। तो तुम मुझे आसमान तोड़ने के लिए भी कहो, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं करूंगा। अगर परमार परिवार के पास पैसा है तो रुको और उसे पाताल में उड़ाने के लिए ले जाओ। ओंकार परमार एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर लाल चेहरे के साथ बैसाखी से बोले, क्या तुमने यही किया? बैसाखी बोली, तो क्या हुआ? वो तो बस एक छोटा डॉक्टर है। हमारे परमार परिवार के पास बहुत पैसा है, हम उसके आगे क्यों झुके? फिर वो मानवीर अय्यर पर चिल्लाई, तुम राजगढ़ शहर के मेयर हो। जब तक तुम कुछ कहते हो, मुझे नहीं लगता कि एक छोटा डॉक्टर मेरे पति का इलाज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर अर्णव इसी तरह बेअदबी करता रहा तो उसके क्लिनिक को सील कर दो, उसकी मेडिकल योग्यता रद्द कर दो, उसकी पारंपरिक प्राचीन औषधि फैक्ट्री बंद कर दो और देखो कि वो झुकेगा या नहीं। एक छोटे से गांव से रैंकर निकले एक गरीब लड़के में हमारे परमार परिवार को चुनौती देने की क्या योग्यता है? जवाबी हमला सिर्फ फिल्मों और टीवी नाटकों में ही हो सकता है और परमार परिवार के सामने तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। ओंकार परमार ने मुंह खोला, लेकिन अंत में वो कुछ नहीं बोला। हालांकि उसे अपने दिल में लग रहा था कि उसकी पत्नी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन अब हालात बदलने वाले नहीं थे और वो इसी रास्ते पर चलता रह सकता था। मानवीर अय्यर को पहले ही मामले की पूरी जानकारी हो चुकी थी। उसने ओंकार की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, मिस्टर परमार, आपकी राय में मुझे छोटे भाई अर्णव को आपका इलाज करने के लिए मजबूर करना चाहिए? बेशक, ये 1000 करोड़ का निवेश और 200 करोड़ का दान है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो हमारा परमार परिवार इसे दोगुना कर सकता है। बैसाखी ने आत्मविश्वास से कहा, यह राशि राजगढ़ शहर के 1 साल के कुल निवेश जितनी हो सकती है या उससे भी ज्यादा। यह निश्चित रूप से आपके लिए एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है और भविष्य में आपकी सफलता की गारंटी है। चाहे आपके लिए हो या राजगढ़ शहर के लोगों के लिए, आपको उसे मेरे पति का इलाज करने देना चाहिए। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मानवीर अय्यर के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इलाज के प्रति आपके रवैये को देखते हुए अगर मैं भी डॉक्टर भी होता तो मैं आपका इलाज नहीं करता। परमार परिवार के पास पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की भी अपनी गरिमा
और अपनी आर्थिक स्थिति होती है। मैं आपको साफ साफ बता सकता हूं कि मैं मानवीर अय्यर भाई अर्णव पर दबाव डालने के बजाय ये 1200 करोड़ का निवेश नहीं करना चाहता, चाहे मुझे राजगढ़ शहर के नेता का पद ही क्यों न गंवाना पड़े। इसलिए आपको किसी और को पूछना चाहिए। बात करने के बाद उन्होंने दरवाजे पर खड़े सेक्रेटरी की ओर हाथ हिलाया। स्वागत जी, इन्हें विदा कर दो। आपको सोचना होगा, ये 1200 करोड़ का निवेश है। नहीं, मैं अभी 800 करोड़ और जोड़ दूंगा और मैं राजगढ़ शहर में 2000 करोड़ का निवेश कर सकता हूं। मानवीर अय्यर का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से बैसाखी की उम्मीदों से बढ़कर था। उनकी राय में राजगढ़ शहर के नेता के रूप में उनकी राजनीतिक उपलब्धियां सबसे ऊपर थी और अर्णव तो बस एक युवा डॉक्टर है। इसलिए शहर का नेता चाहे जो भी हो, उनका साथ देगा, भले ही आप 10,000 करोड़ का निवेश करें। मैं मानवीर अय्यर अपने सिद्धांतों के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। मानवीर अय्यर ने सख्ती से मुंह बंद किया और अपने सेक्रेटरी को फिर से हाथ हिलाया। स्वागत जी, कृपया इन्हें बाहर भेज दो। सेक्रेटरी स्वागत आगे बढ़े और बिना कुछ कहे उन दोनों लोगों को कार्यालय से बाहर निकाल दिया। दरवाजा फिर से बंद करने के बाद मानवीर अय्यर ने कहा, भाई अर्णव, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यहां इतनी सारी अंदरूनी बातें हैं। आपके साथ अन्याय हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। अर्णव ने हाथ हिलाया और कहा, कुछ लोग हमेशा यही सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसा है तो वे हर चीज पर हावी हो सकते हैं। उन्हें दूसरों से श्रेष्ठ होने की आदत होती है, दूसरों पर दबाव डालने के लिए पैसे का इस्तेमाल करने की आदत होती है, दूसरों को मजबूर करने की आदत होती है, लेकिन वे गलत होने पर भी झुकते नहीं हैं। मानवीर अय्यर ने सिर हिलाया और कहा, भाई, आप सही कह रहे हैं, मैं आपका समर्थन करता हूं। दोनों ने कुछ और बातें की और अर्णव कार्यालय से निकलकर अपनी चिकित्सा जांच जारी रखने के लिए प्राचीन चिकित्सा उद्यान लौट गया। काम से छुट्टी मिलने के बाद उसने सानवी और अदिति के साथ खाना खाया। उसकी जेब में रखे फोन की घंटी बजी। जिया का फोन था। जिया, क्या वो मामला खत्म हो गया? परिणाम आ गए हैं। जिया ने कहा, मामला पकड़ में आ गया है। 1000 साल पुराना जिनसिंह देशपांडे परिवार का है और नीलामी खत्म होने से पहले वेदांत ने इसे नीलामी के लिए भेज दिया था। अर्णव के चेहरे पर तुरंत भाव गहरे हो गए। ये सचमुच वही है। लगता है कि उसके साथ हिसाब किताब ठीक से निपटाया जाना चाहिए। हालांकि ताओवादी दर्शनी ने पिछली बार गलती से गौरी का अपहरण कर लिया था, लेकिन उसका मकसद मां गायत्री के लिए था। वो बात पर्दे के पीछे छिपी है। देशपांडे परिवार का एक धुंधला सा निशान था, लेकिन दुर्भाग्य से सभी मृत सैनिकों ने खुद को उड़ा लिया और कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सरोजिनी राय को प्राचीन औषधि उद्यान में परेशानी का सामना करना पड़ा और सक्सेना एंशिएंट फार्मास्यूटिकल के पास देशपांडे परिवार में शेयर थे। जब प्राचीन चिकित्सा उद्यान खुला तो कुछ किन्नर दरवाजे पर आकर गर्भाधान की प्रार्थना करने लगे, खून की उल्टी करने का नाटक करने लगे और मृत होने का नाटक करने लगे। हालांकि इसके पीछे का मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं गया, लेकिन शायद देशपांडे परिवार ने ही इसे अंजाम दिया था। इस बार 1000 साल पुराने जिनसिंह के साथ अर्णव को लगा कि उसे देशपांडे परिवार से हिसाब किताब कर लेना चाहिए, वरना वह सचमुच खुद को मिट्टी का बोधिसत्व समझेगा। दोनों महिलाओं को नमस्ते कहने और ये कहने के बाद कि उसे कुछ काम से बाहर जाना है, अर्णव विला से निकलकर देशपांडे परिवार के पैराडाइज क्लब की ओर दौड़ पड़ा। भाटिया परिवार और बालानी परिवार की ताकत का इस्तेमाल किए बिना वो अकेला ही देशपांडे परिवार से निपटने के लिए काफी था। जब मैं पैराडाइज क्लब के सामने पहुंचा तो मैंने पाया कि वो जगह सुनसान और वीरान थी। पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक नोटिस लगा था जिसमें लिखा था कि ये 3 दिनों के लिए बंद रहेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वहां इतना सन्नाटा था। पता चला कि ये आम जनता के लिए खुला नहीं था। वो सीधे गेट से अंदर चला गया और क्लब में दाखिल हो गया। पूरा रास्ता चलते हुए मैंने पाया कि जो इमारतें पहले जगमगाती थी वे अब अंधेरी थी। सिर्फ उनके पीछे वाला चौक ही रोशनी से जगमगा रहा था। यहां कदम रखते ही चौक के बीचों बीच संगमरमर से बनी एक चाय की मेज है और उस पर बैंगनी रेत के उत्तम चाय के सेट रखे हैं। वेदांत मेज पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। इत्मीनान और संतुष्ट लग रहा था। अर्णव को आते देख वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, बल्कि सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोला, चूंकि आप यहां हैं तो कृपया बैठ जाइए। क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? अर्णव ने पूछा और चाय की मेज के सामने बैठ गया। हाँ, आप मेरी अपेक्षा से थोड़ी देर से आए। वेदांत हल्के से मुस्कुराया, मानो किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो जिससे वो कई सालों से नहीं मिला हो। उसने चायदानी उठाई, एक कप चाय डाली और अर्णव के पास भेज दी। आप मेरे मेहमान हैं, चाय पीजिए। ये चाय अच्छी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अर्णव ने अपने सामने रखे बैंगनी मिट्टी के चाय के कप की ओर देखा, लेकिन उसका कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था। वेदांत मुस्कुराया और बोला, तुम्हें डर है कि मैं चाय में जहर मिला दूंगा? अर्णव ने कहा, यह सच है, तुम्हारे जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, मुझे सावधान रहना चाहिए।
विक्रांत मुस्कुराया और बोला, मान जाना शिष्टाचार है। अगर तुम नहीं पियोगे तो भूल जाओ। अर्णव ने उसे कठोर निगाहों से देखा और कहा, प्राचीन चिकित्सा उद्यान के खिलाफ हाल की घटनाएं क्या तुम्हारे द्वारा लोगों को परेशानी पैदा करने के लिए भेजने के कारण हुई है?